रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, रिकॉर्डिंग अभी मैंने स्टार्ट कर दी है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टिम्बर के ऊपर। टिम्बर जो है वो एक ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत अरसे से, बहुत कई सेंचुरीज से जो है वो इंसान जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। यानी आप अगर ये हम कहें कि जब इंसान इस दुनिया में आया तो इंसान ने आने के बाद द ह्यूमंस दे स्टार्टेड लिविंग इन द केव्स। जिस तरह मैंने आपको पहले जियोलॉजी में भी पढ़ाया आप लोगों को और आपको बताया दैट द ह्यूमंस दे फर्स्ट सेटल्ड ऑन दिस प्लेनेट। तो उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, द फर्स्ट ह्यूमन ऑन दिस वर्ल्ड, ही केम एंड देन द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड एंड सो ऑन एंड सो फॉर। Then in the beginning, the humans they started living in the caves, but the problem was with the cave was that the population was expanding, and the humans had to go very far away towards the towards some places like where the water is available, rivers are available, and where the streams and the canals are flowing. So at that places, the human had to go and he had to take the water for its irrigation purposes and for its day-to-day uses. So what happened that the humans when they started settling over there to the in the caves, then it was very hard for them to reach out to those places, and it consumed a lot of time to bring the water because water is a necessity for all the human beings. Furthermore, वो जो इंसान के जो मुख्तलिफ वो जो उगाते थे, खेती बाड़ी करते थे इंसान, और उसके जानवरों को रखना था, उनको भी रखने के लिए फिर जगह होनी चाहिए थी। तो इंसान ने कहा कि वो क्या करे, उसने फिर शुरू में टिम्बर से जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट की। उस कहते हैं कि टिम्बर जो है उससे उसने जब वो दीवारें वगैरह बनाई, लेकिन वो कच्ची थी, तो बाद में फिर उसके बाद ब्रेक्स और चीज़ों की तरफ इंसान जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कन्वर्ट हुआ। लेकिन टिम्बर जो है वो इसलिए भी इस्तेमाल था क्योंकि वाइडली अवेलेबल था। जंगलात थे दुनिया में बहुत बड़े बड़े, उधर से भी वो, और इसके अलावा ये था कि टिम्बर जो था वो लकड़ी जो थी उसको जलाने के और खाना पकाने के भी इस्तेमाल में लाता था। So timber is one of the oldest building material known. It has been used in buildings in most part of the world for thousands of years. In low energy ages, timber was the natural material of choice. यानी मतलब है कि जब लो एनर्जी एजेस थे, जब पेट्रोल था और गैस जो थे वो अभी नहीं निकले थे, तो उसका टिम्बर पॉपुलेशन भी कम थी इंसान की इस दुनिया में। तो उस वक्त इंसान जो था वो टिम्बर से खाना शाना पकाने का और चीज़ों के लिए वो इसको इस्तेमाल करता था। तो टिम्बर इज़ अ लाइट कंस्ट्रक्शन मटेरियल विद अ हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। ये हमने पहले भी जियोलॉजी में भी पढ़ा है कि टिम्बर को हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जिस जगह पे अर्थक्वेक एरियाज़ हैं, जिस जगह अर्थक्वेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उस जगह पर इंसान जो है वो नॉर्मली टिम्बर को प्रेफर करता है। इट इज़ इकोनॉमिकल एंड ईजी टू यूज़। इट इज़ अवेलेबल एज अ स्ट्रक्चरल एंड अपीरेंस प्रोडक्ट। तो नॉर्मली इसको अपीरेंस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कुछ सीढ़ियाँ बनाई हैं तो उसमें साइडों के ऊपर जो उसकी रेलिंग है वो लोग लकड़ी की खूबसूरती के लिए बनाते हैं। इसी तरह से अगर आपने मस्जिद के अंदर भी लोग इस्तेमाल करते हैं, सिनागॉग्स में इस्तेमाल करते हैं, और जगहों पर इंसान टिम्बर को इस्तेमाल करता है, और टिम्बर के मुख्तलिफ शेड्स हैं, उन शेड्स को इस्तेमाल करते हुए बड़े प्यारे प्यारे किस्म की जो हैं वो चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इससे बेड्स बनाए जा सकते हैं, और एक इट इज़ सूटेबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ यूजेस। But being a civil engineer, we will focus ourselves to the main, you can say, the properties and what are the facts and what are the seasoning of the timber, how the timber can be used, and if the timber is not properly procured and used in a proper time, then what are the defects which can occur in the timber. So timber is a natural product drawn from the wood in the trunks of the tree. ट्रंक का मतलब है कि जो उसका तना है उसको कहते हैं। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, नीचे रूट्स होती हैं, फिर शूट्स होती हैं, और उसके बाद
इसमें ब्रांचेज हैं, ऊपर वाला इलाका भी है, तो उसमें ट्रंक जो है उसका मेन जो पोर्शन है उसे ट्रंक कहते हैं। तो उसमें से टिम्बर जो है नेचुरल प्रोडक्ट है जो उधर से निकलती है। इट्स कैरेक्टर इज कंसिस्टेंट विद द स्पीशीज ऑफ ट्री एंड द फॉर्म एंड ग्रोथ ओवर टाइम ऑफ वुडिंग। अगर मिसाल के तौर पे एक ट्री है जिसको प्रॉपर गज़ा मिली और उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिली, हवा मिली और उसे बहुत प्रॉपरली खाद मिलती रही, तो उससे ये हुआ कि वो जो है उसकी ग्रोथ बिल्कुल परफेक्ट होगी। उसके अलावा उसे कीड़े मकोड़ों और चीज़ों से भी बचाया गया, तो वो जो है उसकी ग्रोथ ज़्यादा। जबकि दूसरा है जैसे पानी और बाकी जो मटेरियल्स हैं वो नहीं मिले जो उसकी ग्रोथ के लिए सिग्निफिकेंट हैं, तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। दूसरी बात है कि इसकी करैक्टर जो है, जो वुड आपको मिलेगा वो कंसिस्टेंट है विद द स्पीशीज ऑफ द ट्री। यानी जामन का जो दरख्त है, द जामन ट्री, दैट इज़ वेरी वीक एंड सिमिलरली इज़ द जो आपका ये मैंगो ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मैंगो ट्री को फिर भी यूज़ किया जाता है लॉट ऑफ प्लेसेस में। जबकि कुछ इस तरह के ट्री हैं जिस तरह शीशम हो गया एंड देवदार हो गया, तो जिनको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो कंसिस्टेंसी है, दैट इज़ गुड फॉर द इंजीनियरिंग पर्पज। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। चलो भाई, स्टक क्यों हो गया? इंटरनेट स्लो हो गया शायद। चलें देखते हैं। पता नहीं यार, ये अगली स्लाइड पर ही नहीं जा रहा।
लगता है टीम्स का कोई प्रॉब्लम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। पता नहीं क्या हुआ था, वो आपके भी कोई इस तरह का मसला हुआ था? वालेकुम अस्सलाम सर। सर जी आजकल लगता है टीम्स का मसला चल रहा है। सर पिछली क्लास में ऐसा मसला था। भी आउट हो गया था ना? सर नेटवर्क काफी खराब हो रहा है आजकल। नेट बहुत खराब आ रहा बात नहीं, अभी तो हम जो है वो चलें वहीं से आगे से स्टार्ट करते हैं। तो रिकॉर्डिंग तो मतलब चल ही रही है सारी। तो ऐसे है कि हम यहाँ पहुँचे थे पिछले वाली स्लाइड के ऊपर। उससे आगे है कि ये टिम्बर इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट वगैरह हमने पढ़ लिया था। इससे आगे अब हम पढ़ते हैं कि वुड सूटेबल फॉर डेफिनेशंस। अब हम कुछ पढ़ेंगे जो जिससे आपको पता चलेगा कि जब हम आगे जो भी बात करेंगे तो आपको पता होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो वुड सूटेबल फॉर बिल्डिंग और अदर इंजीनियरिंग पर्पसेज इज कॉल्ड टिम्बर। यानी वैसे उसके और मतलब है लॉग्स और चीज़ें इस तरह की हैं, लेकिन हम जो टिम्बर है जो कि आपकी वुड सूटेबल फॉर बिल्डिंग पर्पसेज है या अदर इंजीनियरिंग पर्पसेज के लिए है, उसको टिम्बर कहा जाता है। स्टैंडिंग टिम्बर ये है कि पार्ट ऑफ अ लिविंग ट्री, रफ टिम्बर इज अ पार्ट ऑफ अ फेल ट्री, एंड कन्वर्टेड टिम्बर sawn to various फॉर्म्स लाइक बीम्स, बैटन्स एंड प्लैंक्स। यानी जब कन्वर्टेड टिम्बर वो है जिसको आप काट के रफ टिम्बर को उसके बाद आप एक प्रॉपर शेप में लेकर आते हैं तो उसको कहते हैं कन्वर्टेड टिम्बर। और ड्रेस टिम्बर जो है वो है कि उसके बाद sawn टिम्बर विच हैज़ बीन प्लेस्ड एंड वर्क टू द रिक्वायर्ड कंडीशंस, वो ड्रेस्ड होता है। और उसके बाद क्लियर टिम्बर वो है कि जिसके अंदर कोई भी डिफेक्ट ना हो। जो जो आपका कन्वर्टेड टिम्बर है उसमें डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, नॉट्स हो सकती हैं और इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, शैक्स हो सकते हैं। तो जो आपका क्लियर टिम्बर है वो आप कहेंगे कि भाई मुझे क्लियर टिम्बर चाहिए, तो वो आपको दुकानदार उसका रेट और देगा, और जो आपका ड्रेस टिम्बर है उसका और होगा। और स्ट्रक्चर टिम्बर है कि टिम्बर यूज्ड इन फ्रेमिंग एंड लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स में स्ट्रक्चर टिम्बर है जो कि एक ख़ास उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी तो आप उसको टिम्बर को यूज़ करेंगे, उसे स्ट्रक्चरल टिम्बर कहा जाएगा। तो
अब इसमें ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज, जिन ट्रीज से आप टिम्बर हासिल करते हैं वो दो तरह के हैं, एक एंडोजीनियस ट्रीज हैं और एक्सोजीनियस ट्रीज हैं। एक्सोजीनस ट्रीज वो हैं जो जिनके अंदर वो जो ग्रोथ है वो उसकी इनवर्ड साइड पर होती है, यानी ग्रो इन लॉन्गिट्यूडनल फाइब्रस मास लाइक पाम, केन, बैम्बू, बनाना एक्स्ट्रा। तो इसके अंदर जो एंडोजीनियस ट्रीज हैं, इसमें याद रखने की ये बात है कि नॉर्मली इसके जो वुड है या जो इसका मटेरियल है वो यूज़ नहीं किया जा सकता। सिर्फ इनमें से एक एंडोजीनियस ट्री है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको कहते हैं बैम्बू, यानी बांस। तो बांस या बैम्बू जो है उसको आप एंडोजीनियस ट्रीज में सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हैं। अब बनाना है, केला, उसके आप दरख्त को यूज़ नहीं कर सकते हैं एज सच। इसी तरह से पाम को आप यूज़ नहीं कर सकते। ये सिर्फ मतलब है कि इसका जो स्ट्रेंथ टू मास रेशियो है वो कुछ भी नहीं होती, और ये ज़्यादातर पानी के ऊपर क्योंकि होता है इसलिए इसको आप यूज़ नहीं करते। जबकि बेम्बू को आप यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप और चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह छतों में यूज़ किया जाता है इसको, इसको स्ट्रक्चरल मेंबर के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, कई मुल्कों में झोंपड़ियाँ बनाने में यूज़ किया जाता है। तो एक्सोजीनियस ट्रीज वो हैं जो कि ग्रो आउटवर्ड्स हैं। ये कॉनिफर्स और डेसिडुअस, ये दो तरह के इसमें होते हैं, दरख्त होते हैं। कॉनिफर्स वो हैं जो कि एवरग्रीन ट्रीज हैं यील्डिंग सॉफ्टवुड। अब ये सॉफ्टवुड का मतलब ये नहीं कि ये सॉफ्टवुड होगी और हार्डवुड के बहुत हार्ड होगी वुड, इसका नाम बस सॉफ्टवुड और हार्डवुड उन्होंने रखा हुआ है। तो एवरग्रीन ट्रीज यील्डिंग सॉफ्टवुड, देवदार, चीड़, फिर केल, पाइन एक्स्ट्रा जो हैं ये हैं। इसकी खास बात ये है कि इट हैज़ गॉट डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स, स्ट्रेट फाइबर्स, लाइट कलर, रेजिनस एंड लाइट वेट होते हैं। जबकि डेसिडस जो है वो फ्लैट ब्रॉड लीफ ट्रीज होते हैं जिनकी जो यील्डिंग हार्डवुड, ओक, टीक, शीशम, पॉपुलर, मैपल, ये जो मुख्तलिफ जो है। मैपल अब जो है वो पाकिस्तान में नहीं होता, ये नॉर्मली कनाडा या इन साइड पर मुल्कों में होता है। इसी तरह जो टीक है या शीशम है ये पाकिस्तान में होते हैं, पॉपुलर पाकिस्तान में होता है। तो इनडिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स हैं, नॉन रेजिनियस हैं और डार्क इन कलर है और हैवी वेट होता है इनका, इसकी जो लकड़ी का। तो कॉनिफर्स जो हैं उनको कई जगहों पर आप यूज़ करते हैं और कई जगहों पर आप डेसिडुअस ट्रीज जो हैं उनको आप यूज़ कर उसकी लकड़ी को यूज़ किया जाता है। तो ये जो दोनों किस्म के ट्रीज हैं इनको इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है, जबकि एंडोजीनियस के अंदर सिर्फ बैम्बू को यूज़ किया जाता है। ये देखिए एक आपको जिस तरह पाइन का ट्री है या ये कोकोनट के ट्रीज़ हैं, ये इस तरह के ट्रीज़ जो हैं वो भी मुख्तलिफ साहिली इलाकों में उगते हैं। अब ये क्रॉस सेक्शन ऑफ एक्सोजीनियस ट्रीज़ है। एक्सोजीनियस ट्रीज आपको यहाँ बताया कि जो ग्रो आउटवर्ड्स हैं उन्हें एक्सोजीनियस ट्रीज़ कहते हैं। तो इसमें कैम्बियम लेयर है, बार्क है, पिथ है, हार्टवुड है, सैपवुड है, मेडुलरी रेज हैं। तो ये है, इसके अंदर डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स जो होते हैं वो जिनमें होते हैं उससे आपको ये पता चलता है कि स्प्रिंग में और समर में इनकी जो लेयर है वो एक बनती है। इस लेयर की वजह से आपको पता चलता है कि ये कितने साल पुराना है। ये जो अंदर लेयर्स वगैरह होती हैं, जब आप इसे क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो इससे आपको पता चलता है कि जी कितने साल पुराना ट्री है। तो उससे आप उसको यूज़ करते हैं जब भी, तो आपको पता चलता है कि 5 साल पुराना, 10 साल, 15 साल पुराना ट्री है। तो इससे आपको पता चल सकता है एनुअल रिंग्स से, क्योंकि हर साल एक रिंग होता है, कईयों में 2 रिंग्स भी होते हैं। वो आपको पता होता है कि कौन से ट्री में किस तरह के रिंग्स हैं। अब इसमें आप देखें कि पार्ट्स ऑफ द ट्री में ऊपर क्राउन है, ट्रंक है, रूट्स हैं, ये उसने बता रहा है। तो इसमें हार्टवुड, सैपवुड, पिथ, एनुअल रिंग्स हैं, ये जो आपके इसमें मुख्तलिफ लेयर्स जो बनती हैं। सेक्शन ऑफ अ ट्री ऑफ अ पाइन, ट्रंक ऑफ अ पाइन ट्री। तो कैम्बियम प्रोड्यूसेस फ्लोएम एंड जाइलम, ये वुड टिश्यूज होते हैं, बार्क टिश्यूज हैं, वुड टिश्यूज हैं। The wood is made up of annual rings, each composed of thin-walled early wood cells and
थिन थिक वॉल्ड लेट वुड सेल्स। तो इसमें दो तरह की, कईयों के अंदर एक लेयर बनती है, कईयों में दो लेयर्स बनती हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, हर एक चीज़ को बताते हैं आपको। पिथ और मेडुला, इंटरमोस्ट पोर्शन और कोर ऑफ ट्री इज कॉल्ड द पिथ और मेडुला। फिर उसके बाद हार्टवुड है, हार्टवुड इनर एनुअल रिंग्स सराउंडिंग पिथ। ये जो अंदर जो पिथ का इलाका है, जो कोर ऑफ द ट्री है, इसके इर्द गिर्द जितने भी आपके एनुअल रिंग्स हैं जो उसके इर्द गिर्द होंगे, उनको आप एक ख़ास हद तक कहेंगे हार्टवुड। उसके बाद आउटर एनुअल रिंग्स दैट ट्रांसमिट सैप फ्रॉम रूट्स टू ब्रांचेस, यानी जो पानी और चीज़ें, इस तरह की जो चीज़ें सैप वो ट्रांसमिट करती हैं रूट से ब्रांचेस को और जगहों को, उसको आप सैपवुड कहते हैं। यानी इसके अंदर ग़ज़ाइयत वगैरह सैपवुड में से गुजरती है। कैम्बियम थिन लेयर बिलो बार्क नॉट कन्वर्टेड टू सैपवुड एज येट को कैम्बियम कहते हैं। ये आप इधर देखें तो कैम्बियम लेयर है, ये जो बार्क है इसके नीचे एक लेयर होगी थिन लेयर, वो अभी ये सैपवुड में कन्वर्ट नहीं हुई तो उसको आप कहेंगे कैम्बियम लेयर। फिर बाद में ये सैपवुड में कन्वर्ट हो जाती है। बार्क इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सेल्स एंड वुडी फाइबर्स दैट स्प्लिट्स एंड पील्स ऑफ। इट इज़ द स्किन ऑफ द स्टेम। तो ये जो है ये बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता टूट के गिर जाती है ये बार्क जो है, और उसके बाद नीचे वाली लेयर जो है वो थोड़ी सी बाहर आ जाती है और उस तरह एक नई बार्क जो है वो बन जाती है। एनुअल रिंग्स के हैं, एनुअल रिंग्स जो हैं दीज कंसिस्ट ऑफ वुडी फाइबर्स अरेंज्ड इन डिस्टिंक्ट सर्कल्स और रिंग्स अराउंड द पिथ, जनरली वन ईयर इन एवरी ईयर। दो भी हो सकते हैं कभी कभार, लेकिन ये नॉर्मली एनुअल रिंग्स जो हैं वो साल में एक एनुअल रिंग जो है वो बनता है। ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा। मेडुलरी रेज थिन हॉरिजॉन्टल वेन्स फ्रॉम बार्क टू पिथ टू कैरी सैप इनवर्ड्स। ये आपको मेडुलरी रेज वगैरह यानी मुख्तलिफ किस्म के थिन हॉरिजॉन्टल वेन्स फ्रॉम बार्क टू पिथ टू कैरी सैप इनवर्ड्स। ओनली फ्यू आर विजिबल टू नेकेड आई एंड दे होल्ड द एनुअल रिंग्स टुगेदर। तो ये मुख्तलिफ किस्म की इसमें जो उनको आपस में होल्ड करने के लिए जो फाइबर्स वगैरह होते हैं वो उनसे मेडुलरी रेज उनको कहा जाता है। अच्छा, ट्री की ग्रोथ कैसे होगी? जब ये ट्री जो है वो बड़ा हो रहा है, एक्सोजीनियस ट्री की बात कर रहे हैं, तो वो किस तरह से उसकी यानी बढ़ोतरी या उसकी किस तरह से वो ग्रो करेगा? ये दो के अंदर होता है, एक स्प्रिंग सीजन आता है और एक ऑटम सीजन है। तो इन स्प्रिंग सीजन द रूट्स ऑफ द ट्री सक सैप एज फूड फ्रॉम द सॉइल विच रीचेस द ब्रांचेस एंड द लीव्स। सैप contains moisture which gets evaporated. It absorbs carbon from air in presence of sunlight and becomes denser. तो आहिस्ते आहिस्ते सैपवुड जो है वो जब ऑक्सीजन भी लेती है, सनलाइट यानी कार्बन को लेती है, उसके बाद एयर में से, उसके बाद सनलाइट के अंदर वो उसका केमिकल रिएक्शन होता है, तो आहिस्ता 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 जो सैप है वो हार्ड डेंस होती जाती है। और ऑटम उसमें से जो पानी है जो नीचे से आता है, जिसमें से खाना शाना सारी चीज़ें हैं वो वेपरेट होती हैं नीचे से, और पानी को वो सक कर लेता है, और इस तरह से वो प्रॉपरली ज़मीन से पानी के साथ साथ ग़ज़ाइयत भी ऊपर चली जाती है, और साथ साथ वो जो सैपवुड है वो आहिस्ता आहिस्ता डेंस होती जाती है। ऑटम में ये होता है कि सैप डिसेंड्स अंडर द बार्क एंड लीव्स अ थिक लेयर। सैप लेयर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वुड एज उसको कैम्बियम लेयर का हिस्सा बन जाती है, और न्यू लेयर एडेड ईच ईयर एज एनुअल रिंग्स एंड सैप कैरिड थ्रू मेडुलरी रेज फ्रॉम बार्क टू इंटीरियर। तो आहिस्ता आहिस्ता ये है कि वो ऑटम के अंदर जो है वो जो भी उसने पानी वगैरह है वो अंदर उसमें जाता है, और उसमें जो स्टोर हुआ होता है वो भी उसमें मिक्स होता जाता है, और उसके साथ साथ नए एनुअल रिंग्स जो है वो बन जाता है। न्यू वुड ऑन आउटसाइड ऑफ द ट्री, ओल्डेस्ट वुड ऑन द इनसाइड होती है और यंगेस्ट वुड ऑन द आउटसाइड होती है। डायमीटर लार्जेस्ट एट द बेस होता है,
1 रिंग लेयर पर ग्रोइंग सीजन उसमें बनती है। ट्री इन फॉरेस्ट ग्रोज टूवर्ड्स लाइट। अब देखिए जब लाइट जिस जगह पर है उस तरफ, ये अल्लाह ताला का एक कुदरत की तरफ से एक अल्लाह ताला ने किया है कि जहाँ लाइट है उस साइड के ऊपर आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि वो ट्रैवल करता है। तो लाइट इन ट्री इन फॉरेस्ट ग्रोज टूवर्ड्स लाइट। ट्रंक जो है वो स्ट्रेट होता है क्योंकि ऊपर से लाइट आ रही होती है। लोअर ब्रांचेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मरती जाती हैं। लिविंग स्मॉल नॉट्स इन दी वुड। नॉट्स के हैं वो जिस जगह पर ब्रांचेस हैं खुद ही टूट के गिर गई, वो ख़त्म हो गई, उसके साथ तो वो ऊंची बड़े बड़े ट्रीज जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। और इस वजह से तो स्मॉल नॉट्स जो हैं उसके अंदर यानी थोड़ी सी ब्रांचेस का निशान रह जाता है। और बार्क प्रोटेक्ट्स वुड फ्रॉम डैमेज। ये आपको पता होना चाहिए कि बार्क का क्या, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द बार्क। वो जो आउटर लेयर है वो ये है कि वो डैमेज से उसको बचाता है और उसके बाद हर साल एक नई बार्क जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। जो जो वो बड़ा होता जाता है तो वो उसका एक एनुअल रिंग बनता है और साथ ही उसके एक बार्क नीचे से नई निकल आती है, यानी उसका बाहर का जो खोल होता है और वो पुराने वाला उतर जाता है। तो आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो जंगलों में जाके तो वहाँ से पुरानी जो उसकी बाहर जो बार्क होती है उसको उतार लेते हैं और जलाने के काम आते हैं। हार्ड एंड सॉफ्टवुड के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कलर सॉफ्टवुड के लाइटर होगी, हार्डवुड की डार्कर होगी। ग्रोथ सॉफ्टवुड फास्टर होगी, हार्डवुड स्लोअर होगी। वेट सॉफ्टवुड जो है वो लाइटर है, हार्डवुड जो है वो हैवियर है। डेंसिटी सॉफ्टवुड की लो है, हार्डवुड की हाई है। एनुअल रिंग्स डिस्टिंक्ट हैं, इसके हार्डवुड में इनडिस्टिंक्ट है, यानी आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलता कितने साल पुराना है। लोग मालूम कर लेते हैं आजकल विद दी हेल्प ऑफ सम, मतलब है कि उसको उन्हें पता होता है कि किस तरह का कंप्यूटर को यूज़ करते हुए और तरह से पता चल जाता है, लेकिन इनडिस्टिंक्ट होते हैं। हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड इसमें इनडिस्टिंग्विशेबल है, इसमें डिस्टिंग्विशेबल है। यानी हार्डवुड जो है उसके अंदर आपको हार्डवुड और सॉफ्टवुड के दरमियान बाइफर्केशन पता चल जाएगी, जबकि सॉफ्टवुड में इतना ज़्यादा आपको नहीं पता चलता। स्ट्रेंथ सॉफ्टवुड में स्ट्रॉन्ग अलॉन्ग ग्रेन्स है और ये है स्ट्रॉन्ग अलॉन्ग एंड अक्रॉस ग्रेन्स, यानी ये हार्डवुड के अंदर वो ज़्यादा अच्छी तरह से इन्फोर्स हुई होती है, जिसकी वजह से हार्डवुड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। तो सॉफ्टवुड को काटना बनाना, उसको जो शेप देनी है वो इजी है, जबकि हार्डवुड को थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो रेजिनियस जो है सॉफ्टवुड के अंदर जो है वो थोड़ी सी रेजिनियस होगी, जबकि हार्डवुड जो है इसमें रेजिनियस नहीं होती है इसकी लकड़ी। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिम्बर क्या है? गुड टिम्बर की करेक्टरिस्टिक्स में ये है कि ऑब्टेन फ्रॉम हार्डवुड एरिया ऑफ ट्री एंड फ्री फ्रॉम सैप। यानी हार्डवुड एरिया जो है जिस तरह आपको पहले बताया उसमें से इसको लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा टिम्बर होगा सैप के बजाय, क्योंकि सैप के अंदर पानी और उसके अंदर वो जो ग़ज़ाई चीज़ें हैं उनकी वजह से वो थोड़ा सा सही स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। शुड हैव स्ट्रेट एंड क्लोज फाइबर्स। स्ट्रेट फाइबर्स होने चाहिए और एक दूसरे के यकजान होने चाहिए। डार्क यूनिफॉर्म कलर विद यूनिफॉर्म टेक्सचर हो तो वो ज़्यादा अच्छा समझा जाता है टिम्बर। व्हेन स्ट्रक सोनोरस यानी लाउड एंड डीप रिंगिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड। दब किस्म की आवाज़ ना हो बल्कि लाउड सी आवाज़ हो जिससे डेंसिटी का पता चले कि डेंसर है। नैरो एनुअल रिंग्स हो इसके। नैरो एनुअल रिंग्स का मतलब ये होगा कि वो आहिस्ता उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली हुई है, आर्टिफिशियल टाइप की ग्रोथ नहीं, और वो प्रॉपरली डेंस उसके अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग टिम्बर है। क्लोजर द रिंग्स ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ। फिर कॉम्पैक्ट मेडुलरी रेज हो, यानी उसके जो मेडुलरी रेज हैं वो कॉम्पैक्ट हों, ज़्यादा नज़र ना आए आपको। स्वीट स्मेल एंड अ शाइनिंग फ्रेश कट सरफेस। आपने देखा होगा कि दियार की वुड की बड़ी खुशबू होती है, बड़ा अच्छा उसकी स्मेल है और उसका टेक्सचर बड़ा प्यारा होता है, तो वो भी एक अच्छी वुड है, लेकिन वो और लाइट वेट भी और स्ट्रॉन्ग भी है।
नो क्लॉगिंग ऑफ सा टीथ ड्यूरिंग साइन। अब सा जब आप करें, अब ये टिम्बर क्योंकि वो फिनिश प्रोडक्ट की अब यहाँ बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जब आप उसको सा करें तो उसके सीजन प्रॉपर हो, यानी उसको प्रॉपरली सुखाया गया हो। अगर सुखाया नहीं गया होगा, आप उसे काटेंगे तो सा के जो टीथ हैं उसके अंदर उसके छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो करके तो उसका प्रॉपरली फेस नहीं बनेगा। अच्छा, फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट, डिफेक्ट कौन से हैं? डेड नॉट्स, शेक्स वगैरह, और इस तरह के उसके अंदर डिफेक्ट्स ना हो। और उसके ऊपर मतलब है कि उसमें अगर डेड नॉट्स होंगी और होंगी तो उन्हें आपको उसके ऊपर वर्कआउट करके उन्हें भरना पड़ेगा। उनको आपको उसमें कोई प्रोटीन, कोई और चीज़ें डालनी पड़ेंगी, उसकी ग्रेन्स बनाने पड़ेंगे, और वो स्ट्रेंथ भी उसकी इतनी नहीं होगी। इधर शेक्स वगैरह, ये चीज़ें अब हम डेड नॉट, शेक्स और डिफेक्ट्स जो हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अगर हैवी वेट हो तो अच्छा है, क्योंकि हैवी वेट मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ज़रा बेहतर होगा। लेकिन कई जगहों पर जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हैवी को नहीं प्रेफर किया जाता। इस तरह कई जगहों पर और भी आपको मतलब अगर आपने यूज़ किया करना है, अलमारी वगैरह बनानी है, उसके आपने आउटर कवरिंग बनानी है, तो उसमें कई दफ़ा लोग जो हैं वो हैवी वेट को प्रेफर नहीं करते। स्ट्रक्चर पर्पजेज़ के लिए ऑफ कोर्स हैवी वेट इज़ मोर प्रेफरेबल। ब्राइट एंड स्मूथ सरफेस व्हेन प्लेन्ड, यानी जब उसको रंधा लगाया जाए, जब उसको प्लेन किया जाए, उसकी सरफेस को रंधे लगा के, तो उसको उसकी वजह से जो है उसकी ब्राइट और स्मूथ सरफेस जो है वो आपको नज़र आए। अब हम आगे जाते हैं कि डिफेक्ट्स क्या हो सकते हैं टिम्बर में। ठीक है, डिफेक्ट्स जो हैं उसमें एक है शेक्स, और एक डिफेक्ट्स होंगे आपके शेक्स के बाद। आपको ये जो ड्यूरिंग ग्रोथ हैं वो ये हैं। शेक्स जो हैं ये मुख्तलिफ किस्म के, हार्ट शेक है, स्टार शेक है, कप शेक और रेडियल शेक। उसके बाद अगला हम पढ़ेंगे डिफेक्ट इन टिम्बर ड्यूरिंग ग्रोथ, कि ग्रोथ के अंदर के हैं वो अपसेट्स हैं, ट्विस्टेड फाइबर्स हैं और रिंड गाल्स वगैरह हैं। ठीक है, और फिर डिफेक्ट इन टिम्बर जो नॉर्मली उसमें जो डिफेक्ट्स हैं वो नॉट्स हैं। ठीक है, और नॉट्स और चेक्स हैं। ठीक है जी, चेक्स के बाद हम जाएंगे तो शेक्स वगैरह भी आएंगे, स्प्लिट है, शेक है, ये सारी चीज़ें भी हम आगे जाके आपको पढ़ाते हैं। और उसके बाद डिफेक्ट, डिजीज़ और डिके, ये एक अलग पोर्शन है कि डिफेक्ट्स जो हैं, डिजीज़ एंड डिके जो हैं वो कौन कौन सी इसमें डिजीज़ हो सकती हैं और डिके किस वजह से हो सकता है, वो भी हम आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद इन चीज़ों से डिफेक्ट्स के वो जो डिजीज़ और डिके है उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है? सीजनिंग ऑफ द टिम्बर किया जाता है। तो हम ऐसे करते हैं कि अब हम आगे जाते हैं और हम आपको पहले बताते हैं कि डिफेक्ट्स इन द टिम्बर क्या है। शेक्स जो है इसमें सेपरेशन बिटवीन एनुअल रिंग्स जो है, यानी इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की एनुअल रिंग्स में जो टूट फूट हो जाती है और इस तरह के उसे शेक्स कहते हैं। कि एनुअल रिंग्स में जो उनके दरमियान में प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस होती हैं, वो जब तो वो एक हार्ट शेक है, एक स्टार शेक है, और इसके अलावा कप शेक और रेडियल शेक। ये क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, ये आपको बताते हैं। रेडियल स्प्लिट्स इन हार्टवुड ड्यू टू श्रिंकेज व्हेन ट्री इज ओवर मैच्योर्ड, cracks start from pith and run towards sapwood. These are wider at center and diminish outwards. यानी रेडियल स्प्लिट्स इन हार्डवुड ड्यू टू श्रिंकेज, श्रिंक हो गया, पानी नहीं मिल गया, या उसको प्रॉपरली आपने जब उसे काटा उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो उससे जो व्हेन ट्री इज़ ओवर मैच्योर्ड, बहुत ज़्यादा इसकी एज हो जाए ट्री की, और उसके बाद फिर आप इसको जब काटते हैं तो वो है। इसलिए जो नॉर्मली एक एज होती है कि उतने एज के बाद उस दरख्त को काट के उसके टिम्बर को निकाल के अगर आपने यूज़ करना है टिम्बर के लिए, तो उसके बाद आप उससे पहले ही एक आध साल पहले, 2 साल पहले आप वहाँ नए दरख्त उगा देते हैं।
और नए दरख्त उगाने के बाद ये पुराने दरख्त जो हैं इनको आप काट के इनका टिम्बर यूज़ कर लेते हैं, जो एक प्रॉपरली एक तरीकाकार है। तो फिर ये हार्ड शीट जो है वो उनसे अवॉइड किया जा सकता है अगर वो बहुत ज़्यादा एज उसकी ना हो। तो स्टार शेक क्या है कि रेडियल स्प्लिट्स और क्रैक्स वाइड एट circumference and diminish towards the center of the tree. Any radial splits or cracks wider at circumference and diminish towards the center of the tree. This defect may arise from severe frost and fierce heat of sun. Star shakes appears as the wood dries below the fiber saturation point. अभी fiber saturation point जो है वो point होता है drying process में at which only water bound in the cell walls remain. All other water called free water having been removed from the cell cavities. यानी जब मिसाल के तौर पे जब आप ड्राई कर रहे होते हैं उसे अपना तो उस वक्त सीजनिंग आप करते हैं या ड्राई करते हैं तो उस वक्त भी जो फाइबर सैचुरेशन पॉइंट वो होता है कि जिसके अंदर जो आपका बाहर का जो आपने उसका एक ख़ास मॉइस्चर के ऊपर उसे रखना है उसके ऊपर आप उसको लेकर आते हैं ताकि वो प्रॉपरली सीजन हो जाए। तो ये सीवियर फ्रॉस्ट एंड फियर्स हीट ऑफ सन जो है इसकी वजह से ये स्टार शेक्स जो हैं इसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं। यानी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर आपने इसको टिम्बर को रख दिया है या आपने इसमें अभी ये पूरा प्रॉपरली ये अभी गीला था और उसके अंदर जो है वो पानी मौजूद था और उस वक्त वो हो गई बर्फ़बारी का मौसम हो गया या बहुत कोल्ड टेम्परेचर हो गया तो उस वक्त क्या हुआ कि इसके अंदर ये जो पानी था वो जम गया और जमने की वजह से उसका वॉल्यूम क्योंकि बढ़ता है तो वो उसके अंदर जो है स्प्लिट्स या क्रैक्स उसमें प्रोड्यूस कर देता है। Cup shakes appears as curved splits which partly or wholly separates annual rings from one another. It is caused due to excessive frost action on the sap present in the tree, especially when the tree is young. अब अगर बहुत ज़्यादा ठंडी जगह के ऊपर जहाँ फ्रोज़न पार्ट्स हों उस जगह के ऊपर अगर वो फ्रीज हो जाए तो सैप जो पोर्शन है जिसमें पानी था जिसके अंदर से ग़ज़ाइयत जा रही थी तो वहाँ अगर वो फ्रीज़ हो गया पानी उसकी वजह से वो जो उसके एनुअल रिंग्स हैं उनके अलोंग जो है कई जगहों के ऊपर वो पानी फ्रीज़ होने की वजह से उसमें एक वॉल्यूम उसका बढ़ेगा जिसकी वजह से उसमें एक स्प्लिट सा आ जाएगा तो वो कप शेक होगा। इसको रिंग शेक भी कहते हैं क्योंकि रिंग की फॉर्म में होता है ना ये एनुअल रिंग्स। रेडियल शेक जो है ये स्टार शेक की तरह है बट आर फाइनल इरेगुलर एंड न्यूमरस। ये भी गर्मी और उस वजह से हो सकता है। ठीक है जी, आगे अब हम चलते हैं। अब ड्यूरिंग ग्रोथ जो है वो अब हम कर रहे हैं कि ये पहले हमने पढ़ा है ये ड्यूरिंग ग्रोथ के अंदर अब हमने शेक्स पहले पढ़े हैं जिसमें हार्ड शेक, स्टार शेक, कप शेक एंड रेडियल शेक है। उसके बाद अगला ड्यूरिंग ग्रोथ को है अपसेट, ट्विस्टेड फाइबर्स और हिंडगैल्स। अच्छा, अपसेट क्या होता है? अपसेट ये होता है कि क्रशिंग ऑफ फाइबर्स रनिंग ट्रांसवर्सली ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्री ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। मिसाल के तौर पे अगर एक वैली है तो उस वैली में एक दर्रा बना हुआ है, देयर इज अ पैसेज कमिंग टूवर्ड्स द वैली। अब होता ये है कि अगर उसके किनारे पर उसके जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं उस वैली के उधर अगर दरख्त उगे हुए हैं तो वहाँ जब वैली में धूप पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी तो हवा हो सकता है कि उन दर्रों में से, उन इलाकों में से हवा बड़ी फास्ट जो है वो मूव करे। तो उस मूव करेगी वो एक ही डायरेक्शन में क्योंकि मूव करेगी आउटर डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से वो जो टिम्बर है वो साइड पर थोड़ा सा उसका झुकाव होगा तो उसकी वजह से ये अपसेट्स जो हैं वो उसमें आ जाते हैं।
इसी तरह ट्विस्टेड फाइबर्स जो है वो जिसके नीचे एक तस्वीर बताई हुई है वो भी है कि ट्विस्टेड फाइबर विंड कॉन्स्टेंटली टर्निंग द ट्रंक ऑफ यंग ट्री इन वन डायरेक्शन। उससे भी ट्विस्टेड फाइबर्स और अपसेट्स उस वजह से होते हैं कि जब उसमें ग्रोथ ऑफ द ट्री में स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं किसी जगह पे तो उसकी वजह से अपसेट्स और ट्विस्टेड फाइबर्स आते हैं। जबकि रिंड गॉल्स ये कि ग्रोथ ऑफ सैपवुड लेयर ओवर wounds after the branch has been cut off in an irregular manner. The newly developed layer do not unite properly with the old rod, thereby leaving cavities from where decay starts. अब किसी जगह के ऊपर अगर वो टूट गया है लेकिन प्रॉपरली नहीं टूटा, उधर थोड़ा सा ब्रांच जो है वो जहाँ उसकी ज्वाइनिंग थी वहाँ से टूटने की वजह ज़रा दूर से टूटी है, किसी वजह से हवा चलने से या कोई उसके ऊपर से एक और ब्रांच गिरी जिसकी वजह से वो अपने ज्वाइनिंग पॉइंट से टूटने के बजाय थोड़ा सा मिसाल के तौर पर 2-4 इंच जो है वो अपने ज्वाइनिंग पॉइंट से दूर से टूट गया, तो वो क्योंकि बाकी का हिस्सा तो उधर लगा हुआ है तो उसकी जो ग्रोथ होगी उसके ट्रंक की तो उसके साथ साथ वो जो है वो इनकैप्सुलेट हो जाएगा और उसमें ये रिंड गैल्स इस तरह के बन जाएंगे जिसके वजह से उसके अंदर कैविटीज़ होती हैं और वहाँ उसके अंदर कुछ जानवर वगैरह भी आके रह सकते हैं, छोटे मोटे चूंटियाँ और इस तरह की, वो अपना घर भी बना लेती हैं और वहाँ डिके जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये बहुत ईजी होता है, यहाँ से उनको पानी और ग़िज़ाइयत मिल जाती है, उन छोटे छोटे मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर हैं, माइक्रोब्स हैं और चीज़ें हैं, तो वो यहाँ इस जगह पे धूप भी नहीं पड़ती, तो इसलिए ये रिंड गैल्स वगैरह जो है इस जगह पर वो उनके लिए बड़ा इजी होता है। ये ड्यूरिंग ग्रोथ जो है ये अपसेट और ट्विस्टेड फाइबर्स स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से रिंड गैल्स जो है वो जो है वो ग्रोथ की वजह से उसमें अगर सैफवुड लेयर जो है वो वूंड्स के ऊपर आफ्टर द ब्रांच हैज बीन कट इन एन इरेगुलरली मैनर उसके ऊपर आने की वजह से। आगे नॉट्स, और नॉट्स के हैं कि नॉट्स आर द रूट्स ऑफ स्मॉल ब्रांचेस बरीड इन मदर ब्रांच एनुअल रिंग्स। दिस मॉडिफाइज द टिश्यू इन elliptical or concentric circles. Knot disturbs the homogeneity, strength and workability of wood. अब ये दो तरह की, डेड और लूज नॉट, इसको सेपरेबल आप कर सकते हैं, ये सेपरेबल हो जाती हैं, और लाइव और साउंड नॉट, साउंड यानी जो स्ट्रॉन्ग है वो इनसेपरेबल है। तो साइज़ इसकी नॉट्स की आपको पता होनी चाहिए कि पिन नॉट जो अंडर 12 मिलीमीटर है, स्मॉल नॉट 12 to 20 मिलीमीटर है, मीडियम नॉट 20 to 40 मिलीमीटर है और लार्ज नॉट ओवर 40 मिलीमीटर है। यानी 12 मिलीमीटर का मतलब कि 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी आधा इंच 12.5 मिलीमीटर होता है, इसलिए आधे इंच तक जो होगी उसे आप पिन नॉट कहेंगे। स्मॉल नॉट वो है जो कि 12 से 20 मिलीमीटर तक है, यानी 2 सेंटीमीटर तक, आधे इंच से लेके 2 सेंटीमीटर तक है। जबकि मीडियम नॉट जो है वो 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर यानी 20 to 40 मिलीमीटर, और लार्ज नॉट जो है वो ओवर 40 मिलीमीटर यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2.25 इंच तकरीबन उससे ऊपर, तो वो 40 मिलीमीटर से ऊपर लार्ज नॉट है। नॉट क्या है? नॉट ये देखिए आपके सामने एक दरख्त है, इसकी एक ब्रांच है, ये ब्रांच यहाँ से कट गई है, अब वो कट गई है तो अंदर तक उसके ये जो जगह है जिधर वो ज्वाइनिंग है उसके अंदर जब आप इसको लकड़ी को काटेंगे तो उसके अंदर वो उसके अंदर तक जाने का जो लाइव और ग्रीन नॉट जो है वो आपको नज़र आएगा। और ये डेड और लूज नॉट यानी वो जो उसमें से निकल जाएगी वो होगा कि आपके वहाँ से लूज नॉट जो है वो वहाँ से निकल जाएगी। डेड और लूज नॉट सेपरेबल है और लाइव और साउंड नॉट इनसेपरेबल है, वो उसके अंदर इस तरह वो उसमें लाइव और ग्रीन नॉट जो है वो अंदर उसमें इनसेपरेबल है, वो उसमें जुड़ी रहती है, जबकि डेड और लूज नॉट जो है वो उसमें से निकल जाती है। तो हमने कई जगह देखा होगा किस तरह निकल जाती है, या लेकिन उसको फिर दोबारा ग्लू और चीज़ों से उसको एक दफ़ा जोड़ भी दिया जाता है कि उस जगह को काट के कोई और लकड़ी वगैरह उससे भर भी दिया जाता है।
ये देखिए आपको लाइव नॉट, ये देखिए आपकी सेपरेबल नहीं है, लाइव नॉट आपको नजर आ रही है। इसको अगर आप जोर लगाएंगे भी तो ये आप इसको नहीं निकालते, क्योंकि ये कुछ ना कुछ इसमें इस तरह से स्ट्रांगली उसमें ये एम्बेडेड है, उसमें ये जो है थोड़े से वो शेक्स वगैरह भी हैं जो उसके हिलने की वजह से है, तो वो ये प्रॉपरली इसके अंदर एम्बेडेड है। जबकि डेड नॉट में आप देखेंगे पूरा एक गोल उसमें सर्कल पूरे का पूरा, उसमें वो साथ ही डिके वगैरह और वो सारा नज़र आ रहा है, तो उसको आप निकाल भी सकते हैं, ये निकल जाती है। तो ये जो डेड नॉट है ये इसको इसकी स्ट्रेंथ में कमी करती है। तो आजकल इसमें ये है कि इसको भर दिया जाता है मुख्तलिफ मटीरियल्स वगैरह से। आगे डिफेक्ट्स टिम्बर के अंदर हैं चेक्स। चेक्स जो है वो चेक इज अ लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक विच इज यूजुअली नॉर्मल टू द एनुअल रिंग, यानी 90 डिग्रीज पर टू द परपेंडिकुलर, यानी टू द एनुअल रिंग्स हैं। तो उसको आप कहेंगे एनुअल रिंग्स जो हैं ये जो आ रहे हैं उनको 90 डिग्री चेक्स हैं। These adversely affect the durability of the timber because they readily admit moisture and air. इसमें से पानी और चीज़ें इसमें जा सकती हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ ये वीकर पॉइंट्स हो जाते हैं, और वैसे भी ये इसको स्ट्रेंथ इसकी कम कर देते हैं। तो एनुअल रिंग्स के नॉर्मली जो होते हैं चेक्स आर लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक्स विच इज नॉर्मल टू द एनुअल रिंग्स, यानी परपेंडिकुलर टू एनुअल रिंग्स। ये भी सीजनिंग इफेक्ट्स की वजह से होते हैं पीक का, कि आपने सीजन प्रॉपरली उसको नहीं किया। ठीक है, अब आप ये अगली वाली जो तस्वीर है इसको आप देखें। ठीक है जी, उसको ज़रा समझने की कोशिश। हाँ जी,
अब इसमें डिफेक्ट्स इन टिम्बर में आपने ये देख लिया है, इसमें अब मतलब वेनी जो ये मतलब कि अगर ये एज ख़राब हो गया है, ये नॉट है, ये नॉट्स आपको नज़र आती हैं कई जगहों पर। इसके अलावा ये रेडियल शेक और स्प्लिट जो मैंने आपको भी बताया था ये है। अब इसमें अब नॉट्स के अंदर भी ये एज नॉट है, एरिस नॉट है, स्प्ले नॉट है, ये आपके इसके अलावा फेस नॉट, मार्जिन नॉट, ये मुख्तलिफ किस्म की हैं। अब कई दफ़ा जब आप उसे काटते हैं तो ये बो या ट्विस्ट हो जाता है टिम्बर जो है, ये कप मतलब इस तरह की शक्ल बन जाती है, ये इस तरह करके ये हो जाता है। ये मुख्तलिफ किस्म के इसमें डिफेक्ट्स हो सकते हैं जो कि डिफेक्ट्स टिम्बर के अंदर आते हैं। वेनी एज जो है ये जब आप इसको काटते हैं तो उसके बाद इसमें वेनी एज ये देखें, ये जो है ये जब आप इसको काटते हैं तो कई दफ़ा प्रॉपरली इसमें ये देखें, आप ये देख रहे हैं साइड के ऊपर ये एनिमल रिंग्स जो हैं इनमें प्रॉब्लम्स होने की वजह से कई दफ़ा ये वैसे ही काट के अलहदा हो जाता है। जब इसको काट रहे होते हैं तो उसकी ग्रोथ के हिसाब से कई दफ़ा ये साइड से सेपरेट हो जाता है। सरफेस चेक इज़ ड्यू टू सीजनिंग, यानी जो सरफेस चेक आपको इसके ऊपर मुख्तलिफ जो आगे चलते हैं जी, ये जो इसमें ये क्रैक वगैरह है ये सीजनिंग की वजह से, जिस तरह पहले भी आपको बताया था। अब ये स्प्लिट भी हो जाता है कि उसमें अगर आप इसको जो काट रहे हैं तो उसमें ये जो आ गया या शेक, जिस तरह आपको बताया था कि सेपरेशन पैरेलल टू एनुअल रिंग्स अकर्स इन ग्रोइंग ट्रीज, उसके अंदर ये होता है। तो ये ड्यू टू किस लिए होता है शेक, ये इस तरह का जो होता है वो जिस जगह पे बहुत फ्रीजिंग थाइंग वगैरह है उन जगहों पर ये शेक वगैरह आ जाते हैं, यानी ये इसमें सेपरेशन ये आ जाती हैं। इसे स्प्लिट जो है ये इसमें क्रैक्स आ जाते हैं फाइबर्स वगैरह। आगे हम चले जाते हैं डिजीज़ क्या होती हैं और डिके क्यों होता है इसका। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है कि डिफेक्ट्स इन टिम्बर्स में कि इसमें डिजीज़ क्या हो सकती है। इसमें ड्राई रॉट होती है और एक इसमें वेट रॉट होती है, ठीक है, ये वेट रॉट और ड्राई रॉट। अब ड्राई रॉट जो है ये फंगस जो है इसके अंदर टिम्बर के अंदर जो है वो उसको ड्राई पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर देती है, यानी उसमें फंगस जो है वो लग जाती है और फंगस की वजह से वो आहिस्ता 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 वाइट पाउडर में बन के तो वो गिरने लग पड़ता है और टिम्बर जो है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इट अकर्स व्हेन द टिम्बर इज imperfectly seasoned and placed in a moist, warm and confined atmosphere having no free access of air। अब जिस जगह पे मॉइस्चर होगा, अगर आपने या तो आपने उसको इम्परफेक्टली सीजन हुआ वो टिम्बर, उसके बाद जब वो हो गया तो उसके बाद आपने उसको एक मॉइस्ट, वार्म और कन्फाइंड एटमॉस्फेयर में रखा जिसके अंदर कोई हवा की प्रॉपरली एयर नहीं थी, उस जगह के ऊपर वो मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा और वो फंगस जो है वो आहिस्ता 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 बढ़ता जाएगा और वो उसको ख़राब करके तो उसको पाउडर में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, फंगस जो है वो रैपिडली डाइज व्हेन एक्सपोज टू एयर और सनलाइट। द बेस्ट रेमेडी इज टू कट अवे द अफेक्टेड पार्ट एंड पेंट द रिमेनिंग पार्ट। अब फंगस लग गया, उसने उसको ख़राब भी कर दिया, तोड़ दिया। अब आप क्या, अगर आपने शुरू के अंदर फंगस को देखा तो उसका तो बेहतरीन तरीका है कि आप उसको एयर जो है सर्कुलेशन वाली जगह के ऊपर उसको रख दें टिम्बर को, या आप इस तरह का सिस्टम करें कि वहाँ सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाए उस जगह पे। खिड़कियाँ हैं तो खिड़कियाँ खोल दें, हवा का बंदोबस्त करें कि हवा उसमें से प्रॉपरली निकले, एग्जॉस्ट फैन लगा दें, गर्म हवा उसमें से या जो भी हवा है वो उसमें से ड्राई निकलेगी तो वो फंगस जो है वो डाई हो जाएगा और जो डैमेज हुआ है वो तो अल्टीमेटली हो चुका है। लेकिन अगर आपको शुरू में पता चल गया तो वो इसीलिए जिस जगह पे कंस्ट्रक्शन की जाती है टिम्बर से
तो उस जगह पे ख्याल किया जाता है कि एक तो प्रॉपरली सीजन टिम्बर हो, और दूसरी बात ये है कि वो जो टिम्बर आप यूज़ कर रहे हैं उसको बाद में भी एक ख़ास मॉइस्चर लेवल जो है उससे ज़्यादा पर ना दिया जाए, ताकि उसमें या ऐसे स्पोर्स ना उसमें आ जाएं जिसकी वजह से फंगस उसमें बन सके। तो अगर आप किसी जगह पे डिफेक्ट हो गया है, जिस तरह इस जगह पे एक तस्वीर में दिखाया जा रहा है आपको, तो फिर ये है कि उसकी उसको उतना उतना काट के प्रॉपरली, तो उसके बाद बाकी जो पार्ट है उसको पेंट कर दिया जाता है। तो वाइट पेंट कर दिया जाता है और कलर के पेंट कर दिया जाता है। तो उससे ये है कि उस पर दोबारा वो नहीं लग सकता, लेकिन उससे पहले उसे ड्राई करना थोड़ा लाजमी है कि वो प्रॉपर एयर से वो फंगस डाई हो जाए। अब इस सिलसिले में आजकल तो ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स वगैरह भी वो जब ड्राई होता है तो लगा देते हैं। वो जब वो केमिकल्स ड्राई अप हो जाते हैं तो उसके बाद उसमें उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है। अब वेट रॉट है। वेट रॉट ये है कि व्हेन टिम्बर इज सब्जेक्टेड टू ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशंस, डीकम्पोजिशन ऑफ टिश्यूज टेक प्लेस। यानी कभी वो ठंडा वो ड्राई हो गया और वेट हो गया, जैसा ऊपर से कोई सीपेज आ रही है, सीपेज आकर तो वो उसमें पानी उसको लगा, उसके बाद लगने के बाद फिर वो थोड़ी देर के बाद जो बारिश ख़त्म हो गई उसका वो ड्राई हो गया, फिर पानी लगा, फिर ड्राई हो गया, तो उसके वजह से ये इसमें प्रॉब्लम होता है। ये इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय फंगल अटैक, ये फंगल अटैक की वजह से नहीं होता, ये और वजह से होता है। मतलब है कि कोई केमिकल्स वगैरह उसमें आ गए या साल्ट्स आ गए, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन फंगल अटैक की वजह से अगर आपको पूछा जाए कि ड्राई रॉट या वेट रॉट में से कौन से वाला फंगल अटैक की वजह से है, तो आप उससे कह सकते हैं कि ड्राई रॉट है वेट रॉट में। To avoid wet rot, well-seasoned timber is used with preservative and paints. तो बेहतर ये होता है कि जब आप उसे वेल सीजन कर लें, उसके बाद आप उसे चेक करते हैं उसकी कि उसमें कितना मॉइस्चर है, तो उसके बाद फिर आप उसे पेंट कर देते हैं और प्रिजर्वेटिव उससे पहले लगाया जाता है, ताकि उसको और भी कोई केमिकल्स वगैरह के केमिकल तो खैर नहीं, यानी उसके ऊपर कोई जानवर वगैरह का अटैक ना हो, तो उसको आप वेट रॉट जो है उसके लिए आप उसे प्रिपेयर करते हैं। एक और चीज़ है, उसे कहते हैं डिके। अब डिके जो है टिम्बर का, वो क्यों होगा? डिके इसलिए होता है कि डिके इज़ अ प्रोसेस इन विच देयर इज़ अ डिग्रेडेशन ऑफ द टिम्बर। अब ये डिके जो है ये फंगल और बैक्टीरियल अटैक की वजह से भी हो सकता है, ये इंसेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है कि वहाँ इंसेक्ट्स वगैरह गुजर रही हैं और वो जो है टर्माइट्स, साथ पर जो वाइट एंट्स, दीमक, इसकी वजह से हो सकता है, टर्माइट्स वाइट एंट्स की वजह से। बीटल्स होते हैं, अब इसमें पोडर पोस्ट बीटल्स हैं, लॉन्ग हॉर्न बीटल्स हैं, अम्ब्रोजिया है, एम्ब्रोजिया बीटल है, फर्नीचर बीटल है, डेथ वॉच बीटल्स हैं और कारपेंटर एंट्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मतलब वो कारपेंटर एंट्स से काटना शुरू कर देती हैं और इस तरह की हैं वो, इनके ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं इंसेक्ट्स जो हैं ये कर सकते हैं। और ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और कई दफ़ा ये आपको पता भी नहीं चलता, वो अंदर 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 से वो ये जो बीटल्स हैं ये खा लेते हैं, खाने का किसी और जगह पे हैं। तो ये इसके अलावा रोडेंट्स वगैरह की वजह से भी होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक बिल्डिंग अमेरिका में नॉर्मली ये है कि नीचे से कुछ फुट ऊपर तक तो वो कंक्रीट की या जो ब्रिक्स है उसकी फाउंडेशन के ऊपर भी डीपीसी डाल के, तो उसके ऊपर कुछ जो फुट है वो इनकी बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग किस्म की मैसनरी बनती है जिसमें ब्रिक्स इस्तेमाल होती हैं और जिसमें कंक्रीट इस्तेमाल होती है, और उसके अंदर से ही जो आपका इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम और बाकी सिस्टम उसमें से रन करता है। उसके बाद उसके ऊपर जो है वो प्रॉपरली लकड़ी से वो बनाते हैं, क्योंकि कई जगहों पर लकड़ी बहुत सस्ती है तो लकड़ी के घर बन जाते हैं। लेकिन वो ये देखा जाता है क्योंकि वहाँ जब आपने किसी वुडन एरिया में जिधर आप वुड्स बहुत ज़्यादा हैं उधर टिम्बर जो है वो अल्टीमेटली सस्ती हो, और वहाँ कुछ अरसे के बाद उन्होंने उस टिम्बर को काट के नए टिम्बर भी उगाते हैं, तो इस वजह से वो आपको जब सस्ती मिलती है तो उससे वो घर बना लेते हैं अमेरिका में ना। तो उसमें जो वहाँ चूहे भी होते हैं और इस तरह के
रैट्स होते हैं, स्क्विरल्स होती हैं, वो उस इलाके में जिधर दरख्त वगैरह हैं वो पाए जाते हैं, तो वो भी कई दफ़ा उसमें अपना उसे तोड़ के तो उसमें अपनी जगह, अपना घर वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी वजह से भी डिके होता है। तो ये डिके वगैरह से बचने के लिए आप उसमें प्रॉपरली उसे सीज़न भी करते हैं, उसमें उसे केमिकल्स वगैरह में भी डिप करते हैं ताकि उस पर अफेक्ट ना हो। तो नॉर्मली अगर कोई एक्सपोज्ड हैं, शेक्स हैं और जगह इस तरह की एक्सपोज्ड हैं, नॉट्स हैं, तो वो जो उनके अंदर वो कई दफ़ा बैठ जाते हैं और उसकी वजह से वो प्रॉब्लम जो है वो एग्रावेट हो जाता है। तो उसे केमिकल्स वगैरह भी उस पर लगाए जाते हैं, उसको पेंट किया जाता है जिसकी वजह से ताकि उसका कुछ कम हो, लेकिन रॉडेंट्स वगैरह की वजह से कई दफ़ा फिर भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आगे है सीजनिंग ऑफ द टिम्बर। तो सीजनिंग में ये है कि द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग द वुड टू अ मॉइस्चर कंटेंट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग वेयर इट इज टू बी परमानेंटली फिक्स्ड इज कॉल्ड द सीजनिंग। अब ये सीजनिंग जो है उसमें ये होता है कि आप उसे ड्राई करते हैं वुड को एक मॉइस्चर कंटेंट में, क्योंकि पहले उसमें सैप वुड भी है, उसके अंदर और भी है, उसके अंदर इंटरनल भी है जिसमें से पानी वगैरह जो है वो ट्रैवल कर रहा है, फूड ट्रैवल कर रही है। तो जब आप इसको टिम्बर को काटते हैं उसको एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर यानी आप रख के तो उसे ड्राई किया जाता है। अगर आप ड्राई नहीं करेंगे उसे तो उसमें पानी होगा, पानी की वजह से उस पर अटैक हो जाएगा मुख्तलिफ बैक्टीरियाज का, क्योंकि उसमें फूड वगैरह भी है उस आउटर जो लेयर्स हैं उनमें। तो इस वजह से उस सैप वुड को बचाने के लिए और सब कुछ करने के लिए उसको सीजन किया जाता है, उसे ड्राई किया जाता है। ड्राइंग ऑफ द वुड टू अ मॉइस्चर कंटेंट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग इज कॉल्ड द सीजनिंग प्रोसेस। एंड उस सराउंडिंग के हिसाब से जैसे परमानेंटली आपने फिक्स करना है। अब इरेगुलर ड्राइंग जो है वो काज करती है इरेगुलर श्रिंकेज लीडिंग टू वार्पिंग एंड शेक्स फॉर्मेशन, जो आपको पहले मैं शेक्स के बारे में बता चुका हूँ कि वो सीजनिंग के डिफेक्ट्स की वजह से होती है। तो वार्पिंग ये है कि वो टेढ़ा हो जाता है, यानी अगर आप उसे प्रॉपरली मतलब कि नीचे से वो ठंडा रहेगा, ऊपर उस पर धूप पड़ रही है डायरेक्ट, तो उसकी वजह से जो धूप वाली जगह है वो तो ड्राई होगी, दूसरी नहीं हुई, तो या तो उसे आप मूव करते रहें या फिर आप उसे इस पोजीशन में रखें कि उसमें से हवा भी सर्कुलेट करें और शेड वगैरह में रखें, तो तब आप उसकी ड्राई हवा उसमें से गुजरे, तब आप उसे कर सकते हैं सीजनिंग उसकी। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीजनिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीजनिंग है कि उसके रिड्यूस द श्रिंकेज एंड वार्पिंग आफ्टर द स्ट्रक्चर, उसका टेढ़ापन जो है वो ना हो और श्रिंकेज ना हो, वो अगर हो भी तो वो उसकी प्रॉपरली इक्वल हो। टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी। देखिए कच्चा जब लकड़ी होगी तो उसे आप काटेंगे तो प्रॉपरली कट भी नहीं सकेगी, साफ भी नहीं हो सकेगी, उसको आप रंधा लगाएंगे उसको आप प्रॉपरली प्लेन नहीं हो सकेगी उसकी सरफेस, तो उसकी एज मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी भी नहीं होगी, क्योंकि वो उसमें पानी होगा उसमें और होगा, तो वो आप लगाएंगे तो उसमें मॉइस्चर होगा, तो दैट विल नॉट बी सूटेबल, उसमें फिर बाद में आपके रॉड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। टू रिड्यूस इट्स टेंडेंसी टू स्प्लिट एंड डिके, क्योंकि जब बाद में अगर ये आप इसको यूज़ करने लगेंगे और उसमें अगर मॉइस्चर होगा तो वो फटने लग पड़ेगी लकड़ी, तो उसको बचना फटने से, और उसको उसमें डिके होगा जो आपको बताया वेट रॉड और ड्राई रॉड, उससे बचाने के लिए। टू मेक द टिम्बर सूटेबल फॉर पेंटिंग, अगर पानी होगा आप उसके ऊपर पेंट कर देंगे तो ब्लिस्टर उसमें प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि जब वो गर्मी में होगा उस पर सनलाइट पड़ेगी तो मॉइस्चर निकलने की कोशिश करेगा, तो पेंटिंग जो है उसके वो पेंट ने तो ऊपर से कवर किया तो वो फिर पेंट फट फट के तो गिरने लग पड़ेगा। एंड तो उसको बचाने के लिए एंड टू रिड्यूस द वेट ऑफ द टिम्बर, उसका जब उसमें से मॉइस्चर निकल जाएगा तो उसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और वो प्रॉपरली जो है वो आप उसे यूज़ कर सकेंगे, उसका वजन हो जाएगा, उसे यूज़ करना भी ईजी हो जाएगा। अब दो तरह के मेथड्स हैं सीजनिंग के, एयर और नेचुरल सीजनिंग है और किल्न और आर्टिफिशियल सीजनिंग है।
तो एयर और नेचुरल सीजनिंग में ये है कि टिम्बर स्टैक्ड इन वेंटिलेटेड शेडी प्लेस, स्लो प्रोसेस है, टेक्स 6 months to 2 years फॉर द नॉर्मल प्रोसेस। तो ये आप 6 महीने 5-6 महीने के अंदर आप इसको नेचुरल सीजनिंग में आप कर सकते हैं। तो दूसरा है कि किल्न और आर्टिफिशियल सीजनिंग, इसमें एक स्टीम चैम्बर्स होते हैं जिसके अंदर कंट्रोलेबल टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी होता है। तो अभी 4 से 5 दिन के अंदर मैक्सिमम ये हफ्ते के अंदर आप इसको कर लेते हैं। तो इनके भी मतलब है कि इसके ड्रॉबैक्स भी हैं और फ़ायदे भी हैं। किल्न और आर्टिफिशियल सीजनिंग की, इसी तरह एयर और नेचुरल सीजनिंग बहुत टाइम ले लेती है, तो इसमें भी प्रॉब्लम है। लेकिन ये है कि जिनमें रेजिनियस किस्म का कंपाउंड होता है उसे पानी में भी डाल के फिर बाद में जब पानी चलते पानी में उस टिम्बर को आप डालते हैं और उसमें से जब वो निकल जाता है सैप वगैरह, तो उसके बाद उसको फिर बाद में भी एयर या नेचुरल सीजनिंग की जाती है। तो इसी तरह किल्न और आर्टिफिशियल सीजनिंग जो है वो एक प्रोसेस भी है। इन दोनों के क्या फ़वाइद और नुकसान हैं वो फिर हम आगे देखेंगे। अब नेचुरल सीजनिंग में आप किस तरह उसे रखेंगे। नेचुरल सीजनिंग में a log of wood is sawn into planks of convenient sizes and stacked under a convenient covered shed in crosswise direction in alternate layers so as to permit free circulation of air। यानी आपने उसे काट के उसको रख दिया, ऊपर से इसको आपने शेड एक बना दिया, शेड में उसे रखा आपने और उसमें हवा के लिए आपने दरमियान में जगह छोड़ दी। अब हवा इसमें पूरा नीचे से और सारा इसमें से एक छोटा छोटा जो उनके दरमियान में पोर्शंस हैं उनमें से हवा गुजरेगी और गुजरने के बाद इसको करेगी। तो ड्यूरेशन फॉर ड्राइंग डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द वुड एंड द साइज ऑफ द प्लांट। कितने बड़े प्लैंक्स हैं, यानी ये जो पत्ते हैं ये कितने बड़े हैं और ये इनका टाइप क्या है वुड का और साइज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यह आपके सामने इन्होंने रेलवे स्लीपर रखे हुए हैं। इनमें रेलवे की जो ट्रेन की लाइंस गुजरती हैं उनके नीचे पहले लकड़ी लगाई जाती थी, तो वो लकड़ी से होते थे, आजकल कंक्रीट के बनाते हैं ना वो। सोने वाले स्लीपर्स या बर्थ की बात नहीं कर रहे, ये उनकी बात कह रहे हैं जो कि उसकी ट्रेन की जो लाइंस गुजरती थी उसके नीचे ये लगाए जी जाते थे स्लीपर्स, उनको अभी कर रहे हैं। द रेट ऑफ ड्राइंग इज हाउएवर वेरी स्लो, बहुत स्लो, मतलब है कि ये 4-6 महीने से लेके तो साल तक इसको आप इस तरह ड्राई होने देते हैं। एयर सीजनिंग रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द वुड टू 12 to 15%, 12 से 15% तक उसको जो मॉइस्चर कंटेंट है वुड का वो कर देती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। एडवांटेज ये है कि इसके अंदर अगर आपने इसको रख दिया इस तरह से तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, बस पड़ा हुआ है, आप इसको कुछ अरसे के बाद मतलब है कि इसको उठा के तो इसको अब इस तरह स्टैक अगर किया कि आप इसके अंदर थोड़ी सी और जगह छोड़ दें तो आप इसको उठा कर तो इसको कहीं और भी आप रख सकते हैं। तो वो सिंपल और चीप मेथड है, उसमें डैमेज टू द टिम्बर बहुत कम होता है। इसमें नॉर्मली अगर आप इसको प्रॉपरली देखें और उसको वो चेकअप करते रहें लोग तो तब तो ये बड़ा ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक तो स्लो प्रोसेस है डिसएडवांटेजेस में, दूसरे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको जगह जो है वो ये उसमें रखना पड़ता है, वो जगह जो है वो आपकी किसी और काम में इस्तेमाल हो नहीं सकती। लेकिन इसका ये है कि जिस जगह पे रेलवे वगैरह के ट्रेन वगैरह की लाइन होती हैं उनके साथ बड़े बड़े शेड बनाकर तो उसके अंदर रख देते थे और रखने के बाद ये था कि वो उस जगह पर चौकीदार तो मौजूद होता था तो वो उसको देखता रहता था। लेकिन इसमें ये है कि आपको डिज़ायरेबल जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कई दफ़ा नहीं मिलता, यानी इसमें मॉइस्चर कंटेंट फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा रह जाता है। तो ये प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है कि फंगी यानी फंगस के और इंसेक्ट्स इसके ऊपर अटैक करने के चांसेस काफ़ी होते हैं। टर्माइट की दफ़ा लग जाती है, आपको नहीं पता चलता अंदर से कहीं से नीचे से एक टर्माइट आई और आने के बाद आपने उसे साफ़ तो कर दिया, थोड़ी सी रह गई वो फिर अंदर उसने कॉलोनी बना ली, बाद में वो पता चला कि जिसमें से काफ़ी सारी जो लकड़ी है वो ज़ाया हो गई है। तो उसको हर वक्त चेक करते रहना पड़ता है, इसको उठा के साइडों पे फिर कहीं और रखना पड़ता है, उसे चेक करना पड़ता है बार बार कि इसको कहीं फंगस या वो जो है इंसेक्ट्स तो नहीं हुए। अब उसका भी तरीका तो है कि उसको
मतलब है कि अगर आजकल, पहले तो नहीं था, तो उसमें मुझे भी बताइएगा। उसके बाद ये है कि उसमें अगर इसमें आजकल तो ये है कि प्लास्टिक पॉलीथीन शीट्स आ चुकी हैं, वो ऊपर रख के अंदर से गैसेस मार के तो उसे कर सकते हैं थोड़ा बहुत सीज़न वगैरह में, मतलब उसके अगर थोड़े से केमिकल्स मार सकते हैं। लेकिन ये है कि वो फिर भी एक ये काफ़ी, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस है, उसमें लोग, आपको जो चीप लेबर हो उस जगह पर तो आप उसको ख्याल कर सकते हैं उसका, लेकिन ये है कि फिर भी इवन देन इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक और जो आपके अच्छा, फिर आर्टिफिशियल सीजनिंग में अब जो हम चले जाते हैं तो उसमें यह है कि एक तो वाटर सीजनिंग है, उसमें यह है कि लॉग्स ऑफ वुड जो होते हैं, वो जो तने कटे हुए हैं, उनको आप रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर के अंदर उन्हें आपस में एक दूसरे से बांध के तो उसके अंदर छोड़ देते हैं। अब उसमें ये होता है कि जो लार्जर एंड ऑफ द लॉग्स है वो आप अप स्ट्रीम, यानी जहाँ से पानी आ रहा है उस जगह पे रखा जाता है। तो उसमें जबकि तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि जो पानी उससे टकराता है तो वो उसमें से गुजरता है, तो उसमें जो भी शुगर है, गम है, सैप है, वो जो है वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी के बहाव की वजह से टकरा के तो उसमें से गुजर के तो वो गुजर जाता है और वो पानी जो है उसकी जगह ले लेता है। अब जब पानी ले लेता है तो उसके बाद उसमें पानी के कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, या उन जगहों पे जो कैविटीज़ हैं उधर भी पानी आ जाता है। अब उसको फिर क्या किया जाता है कि उसको निकाला जाता है और उसको फिर किसी जगह पे इस तरह रखा जाता है कि उसमें से पानी जो है वो ग्रेविटी से एक तो निकल जाए, और दूसरी बात ये है कि उसको ओपन के अंदर, ओपन प्लेस के अंदर रख दिया जाता है, नीचे कोई ईंटें रख के या कोई और इस तरह करके, ताकि नीचे से भी उसकी सर्कुलेशन रहे। अब इस प्रोसेस के अंदर डिसएडवांटेज ये होता है कि द प्रोसेस रिड्यूसेस द इलास्टिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द टिम्बर, क्योंकि वो सारे का सारा उसके अंदर से सैप और हर चीज़ आपको निकल गई और सारी उसमें से की, तो उसके अंदर पानी आ गया, और पानी फिर जब आपने ड्राई किया तो वो दैट बिकम्स अ लिटिल बिट ब्रिटल, और वो ब्रिटल बन जाता है, उसमें इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो ब्रिटल बन जाता है। अब जब ब्रिटल होता है तो उसमें अल्टीमेटली उसकी वर्केबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब उसके बाद एक और आर्टिफिशियल सीजनिंग जो है, उसमें ये कि आप किल्न के अंदर किसी चीज़ में आप उसे ड्राई करें। तो किल्न जो है उसमें जब आप करते हैं तो वो उसकी तस्वीर ये है आपके सामने, आर्टिफिशियल सीजनिंग में किल्न सीजनिंग। किल्न सीजनिंग के अंदर ये आप लॉग्स वगैरह जो होते हैं इनको रख देते हैं, उसमें देर इज़ अ हीटिंग पाइप की वजह से उसमें हीट आती है, और एक पंखा होता है। पंखा उसको हवा को जब चलाता है तो वो उसके अंदर से हवा सर्कुलेट होती है, एक साइड से एंटर होती है और उसके बाद दूसरी साइड से निकल के वो हीटिंग जो है वो फिर वो हीट वाली जो हवा है उसको वो खींच के तो अंदर से करता है, तो इस तरह वो बार बार वो हीट हो के तो उसके अंदर गुजरती रहती है। तो इसमें आप टेम्परेचर वगैरह और सारी चीज़ें जो हैं उनको आप जो है प्रॉपरली उसे चेक कर सकते हैं। और ये सारे के सारा जो अरेंजमेंट है ये किसी एक ट्रॉली जो है उसके ऊपर रखा जाता है, उस ट्रॉली को फिर बाद में इसमें से पूरा अंदर से बाहर निकाल लिया जाता है। जो कन्फाइंड, जिस तरह ओवन है इस तरह का चैम्बर होता है और उसमें आप टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो इट्स अ क्विक मेथड, मॉइस्चर कंटेंट कैन बी केप्ट अंडर कंट्रोल 4 to 12% डिपेंडिंग अपॉन ट्रॉपिकल कंडीशन, आपको किस कंडीशन के अंदर उसको रखना है। फॉर ड्राई रीजन्स द वाटर कंटेंट में बी 4 to 6%, और जबकि फॉर ह्यूमिड रीजन्स द वाटर कंटेंट में बी अराउंड 10%। जिस तरह सिंगापुर हो गया उस जगह पर, या इस तरह के मुल्क जिनमें या ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं जिधर ज़रा ह्यूमिडिटी ज़्यादा है,
उधर आप बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करते, उसका जो ह्यूमिडिटी जो है उससे नीचे नहीं ले जाते। उनको आप नॉर्मली 10% तक अगर हो, 8%, 10%, 9%, तो इट्स ओके। जबकि ड्राई रीजन्स जिस तरह के, अगर आपने मिडल ईस्ट में लगाना है तो वहाँ पर आपका जो वाटर कंटेंट है दे मे बी 4 to 6%। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ आर्टिफिशियल सीजनिंग इज किलिंग सीजनिंग मेथड, जिस तरह मैंने आपको भी तस्वीर में दिखाया था। स्टैक्स आर अरेंज्ड फॉर फ्री सर्कुलेशन ऑफ हीटेड एयर विद सम मॉइस्चर और सुपरहीटेड स्टीम। द सर्कुलेटिंग एयर टेक्स अप मॉइस्चर रिक्वायर्ड फ्रॉम वुड एंड सीजन से, वो मॉइस्चर लेता है वुड में से ही, उसको उसमें मूव करता रहता है, जिसकी वजह से उसका वो मॉइस्चर वगैरह का भी मीटर लगा होता है कि कितनी अंदर मॉइस्चर है। उसको फिर आप वो स्टीम जो है वो एक ख़ास जब उसको मॉइस्चर देता है तो उसके बाद वो आप उसे निकाल देते हैं, फिर नई उसमें स्टीम पैदा होती है, क्योंकि जो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा बनता जाएगा तो उसको फिर निकाल कर तो नई एयर उसमें इंक्लूड करके उसको फिर वो करता है। The most successful kiln seasoning the timber should be brought to as high a temperature as it will stand without injury before drying is begun. यानी कहता है otherwise the moisture in the hot outer fibers of the wood will tend to flow towards the cooler interior. वही कहता है कि आपने उसके टेम्परेचर का इसमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि वो जो टेम्परेचर है वो इतना आप रखेंगे सक्सेसफुल किल्न सीजनिंग के लिए टेम्परेचर को कि उसके अंदर वो तोड़ फोड़, उसमें ड्राइंग की वजह से उसमें शेक्स और चीज़ें प्रोड्यूस ना हो, उसमें प्रॉब्लम्स ना हो। वरना क्या होगा कि अगर आप उसका मॉइस्चर और बाकी चीज़ों को अगर आप टेम्परेचर को भी कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर वो अंदर जो उसका इंटरनल इंटीरियर है वो क्योंकि ठंडा होगा, वो जो टिम्बर का उस साइड पर जाने लग पड़ेगा, जिसकी वजह से उसमें श्रिंकेज और प्रॉब्लम्स इस तरह की हो जाएंगी। तो इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। इसका प्रॉपरली जो भी लोग ये टिम्बर की सीजनिंग करते हैं इंटरनेशनली, जैसा सिंगापुर में और कंट्रीज़ में, मलेशिया में, तो वो लोग इसका बाकायदा उनके चार्ट होता है कि अब हमने इसको इस तरह की वुड को जो जिसका प्लैंक इतने साइज़ बाई इतने साइज़ का है उसमें इस तरह से उसको प्रॉपरली आपने उसमें मॉइस्चर और उसका टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। तो उसको वो करते जाते हैं। नॉर्मली ये किल्न ड्राइंग जो है इसमें लॉस इन स्ट्रेंथ जो है वो 10% तक हो जाता है उसका टिम्बर का, लेकिन बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स उसका टाइम जो बच जाता है आपको, उसकी वजह से इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। द वुड इज़ मोर थॉरोली एंड इवनली ड्राइड, दस रिड्यूसिंग दी हाइग्रोस्कोपिसिटी ऑफ द वुड, यानी उसको जो उसकी यूज़ और बाकी चीज़ें हैं उसको अगर देखा जाए तो ये जो है ये इसको ये बड़ा बेहतर समझा जाता है इसको। तो हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या है? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द वुड सब्सटेंस टू अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। देखें, अगर मिसाल के तौर पर आप इसको इवनली ड्राई जब कर देंगे तो फिर जो मॉइस्चर है इर्द गिर्द का उसको ये फिर अब्जॉर्ब नहीं करेगा, यानी ब्यूटी ये होगी कि वो उस मॉइस्चर को अब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो हाइग्रोस्कोपिसिटी जो है ये चीज़ है। तो वो मॉइस्चर अगर वो अब्जॉर्ब कर लेगा तो उसमें प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ये जो है ना मतलब कि डेंस हो जाएगा और वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे ये आपको तस्वीर पहले दिखा दी थी, ये वही वाली सारी उसकी किल्न सीजनिंग की है। अब सीजनिंग के अंदर आप एयर सीजनिंग और किल्न सीजनिंग में डिफरेंस क्या है, ये पूरा एक चार्ट बना हुआ है। एयर सीजनिंग स्लो प्रोसेस है, किल्न सीजनिंग प्रोसेस है। एयर सीजनिंग सिंपल इकोनॉमिकल है, इसमें किल्न सीजनिंग टेक्निकल और एक्सपेंसिव है। लेकिन ये इसके एक्सपेंसिव जो है होने का ये आप इस तरह सब्साइड कर सकते हैं कि
आपको इसका फ़ायदा ये है कि आप उसको रैपिडली यूज़ कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट बिलो 15 to 18%। इसमें मॉइस्चर रिड्यूस टू एनी डिजायर्ड लेवल आप 4%, 6%, 8%, 10% तक आप इसको ले जा सकते हैं। सीयर सीजनिंग में टिम्बर मोर प्रोन टू फंगाई एंड इंसेक्ट अटैक है, जबकि इसमें टिम्बर लेस प्रोन टू फंगाई एंड इंसेक्ट अटैक है। अच्छा, मोर स्टैकिंग स्पेस इसमें नीडेड होती है सीजनिंग में। इसमें आपको किल सीजनिंग में लेस स्टैकिंग स्पेस जो है वो नीडेड है, क्योंकि हवा उसमें सर्कुलेट आप खुद फोर्स कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं उसमें। तो स्ट्रॉन्गर टिम्बर जो है एयर सीजनिंग में आपको मिलता है, 10% उसमें रिडक्शन होती है, तो वो फिर किल सीजनिंग में आ जाता है। तो वो टिम्बर ऑब्टेन्ड इज कंपैरेटिवली वीकर। लेकिन वो आप उसको इस तरह कह सकते हैं कि अगर आपका वीक भी है लेकिन आपका जो टाइम बच रहा है, अगर इफ़ यू हैव गॉट ए लॉट ऑफ टिम्बर एंड यू हैव टू यूज़ इट देन इट्स गुड। बट इफ़ यू डोंट हैव टू यूज़ दैट और आप उसको संभाल के रखना चाहते हैं कि आप साल के बाद आपको यूज़ होगा वो, या 6 महीने के बाद होगा, देन एयर सीजनिंग मे बी अ बेटर अप्रोच। एक और आर्टिफिशियल सीजनिंग के अंदर जो है वो केमिकल सीजनिंग भी है, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग भी है, और इसके अलावा इसमें क्या है कि केमिकल सीजनिंग जो है उसको साल्ट सीजनिंग भी कहते हैं। अब आपने उसके अंदर से मिसाल के तौर पे पानी शानी तो निकाल लिया, वो पानी में आपने किया तो उसमें से जो फाइबर्स के अंदर से जो गम है, रेजन्स हैं, वो कई दफ़ा निकल गए। तो आप उसमें ये करते हैं कि आप इसको एक सोल्यूशन ऑफ सोलबल साल्ट में, केमिकल जो उसका बना होता है उसमें साल्ट सा होता है, उसमें आप इसको डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद आप उसको जिस तरह एक ऑर्डिनरी वे के अंदर एयर सीजनिंग करते हैं आप, तो उस तरह आप उसे नेचुरल सीजनिंग उसमें आप उसको रख देते हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकता है आपको कि इंटीरियर सरफेस ऑफ टिम्बर जो है वो dries in advance of exterior one and chances of formation of external cracks are reduced. The internal ये है कि the interior surface of timber dries in advance of exterior one and chances of formation of external cracks are reduced. ये किसका फायदा है कि इसमें आप क्रैक्स वगैरह नहीं होते, क्योंकि अंदर वाला जो उसका होता है वो केमिकल्स की वजह से, केमिकल्स बाहर निकल रहे होते हैं तो पहले वो ड्राई हो जाता है, और उसके बाद बाहर वाला जो इलाका है वो आहिस्ता आहिस्ता होता है, तो इसमें क्रैक्स इतने ज़्यादा, केमिकल उसमें क्योंकि डला होता है तो वो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं करते। अब इसकी उसने बताया कि किस तरह, वो ये है कि aqueous solution of certain chemicals have lower vapor pressures than that of the pure water. If the outer layers of the timber are treated with such chemicals, the vapor pressure will reduce and a vapor pressure gradient is set up. The internal of the timber containing no salt, आपने ऑस्मोसिस वगैरह का जिस तरह प्रोसेस पढ़ा हुआ है, द इंटरनल ऑफ द इंटीरियर ऑफ टिम्बर कंटेनिंग नो सॉल्ट रिटेन्स इट्स सफिशिएंट वेपर प्रेशर एंड देयरफॉर टेंड्स टू ड्राई एज रैपिडली एज इफ देयर हैड बीन नो ट्रीटमेंट। द रिजल्ट इज, एक मिनट जरा आप मुझे दें, मुझे कॉल आ रही है, मैं आप इसी तरह पढ़ें तो मैं
अच्छा, पता नहीं यार क्या हुआ था, कोई मेरे ख्याल है ये जो था ये फिर लॉग आउट हो गया था, क्या चक्कर हुआ था। हेलो साले मोहम्मद, यस आप सर। सुन रहे हैं? अच्छा, पता नहीं जी क्या सर। हुआ था इसको, एकदम कोई प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें जो है ना आपकी टीम्स में। आपके सामने भी आ रही है ना ये आर्टिफिशियल सीजनिंग वाली स्लाइड? यस सर, यस शेयर सर, आ हो रही। ठीक है। तो उसके अंदर ये होता है कि द साल्ट्स जो है उसके अंदर वो जिसके अंदर ग्रेडियंट एक हो जाता है, जिसकी वजह से वो ड्राई एज सुन एज पॉसिबल वो होने की कोशिश करता है। द रिजल्ट इज टू फ्लैटन द moisture gradient curves to reduce the slope of the curves and consequently to reduce the internal stresses induced during drying। क्योंकि जब ड्राई हो रहा होता है तो अंदर और तरह के स्ट्रेसेस हैं और बाहर और तरह के हैं। अगर अंदर उसमें केमिकल नहीं, बाहर केमिकल है, तो वो जल्दी उसका ड्राई होने लगेगा, उसकी वजह से वो प्रॉपरली वो उसका जो है वो ड्राई हो जाएगा। तो केमिकली ट्रीटेड टिम्बर विल फ्यूअर डिफेक्ट्स, उसमें डिफेक्ट्स भी कम होंगे। कॉमन सॉल्ट और यूरिया आर जनरली यूज्ड। इंपॉर्टेंट इसमें ये आपने ख्याल रखना है कि यूरिया या कॉमन सॉल्ट जो है उसको यूज़ किया जाता है। द लेटर इज प्रेफर्ड एज द कोरोसिव एक्शन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज अ ड्रॉबैक। जब आप उसमें कॉमन सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें और यूरिया में, ये फ़र्क है कि जो यूरिया है उसका इतना ज़्यादा ड्रॉबैक नहीं है जितना कि कॉमन सॉल्ट के, क्योंकि कॉमन सॉल्ट जो है उसके रेशों को भी थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। आगे एक और केमिकल सीजनिंग, सॉल्ट सीजनिंग के बाद एक और जो है किल्न सीजनिंग हमने पढ़ी, और ये केमिकल सीजनिंग पढ़ी, और एक इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग में ये है कि लॉग्स, देखें जब आपने उसको पानी के अंदर रखा और उसमें आपने निकाला या उसके अंदर वैसे भी कुछ वो है, तो बेसिकली वो जो वुड है जब वो उसमें सैप है तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो सकती है वो कंडक्टर के तौर पर होगा। वैसे नॉर्मली तो जब वो ड्राई हो जाएगा उसमें 4% टू 6% है, तो वो उस तरह से कंडक्टर का काम नहीं करता। लेकिन दी लॉग्स आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट देयर टू एंड्स टच द इलेक्ट्रोड्स, यानी उसके एक साइड पर एक इलेक्ट्रोड्स और उसके बाद दूसरे पर दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और करंट उसमें से गुजारी जाती है। तो वुड जो है वो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को, तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, हीट जनरेट होगी और उसकी वजह से ड्राइंग ऑफ दी टिम्बर जो है वो होगा। लेकिन इसमें ये है कि ये बहुत टेक्निकल प्रोसेस है और इसमें बड़ा ख्याल पहले ज़माने में बड़ा इसको इस्तेमाल भी किया जाता था। अब जिस जगह पर आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर बेस हब है, मिसाल के तौर पर एक नहर गुजर रही है, उसके ऊपर एक उन्होंने एक प्लांट लगाया हुआ है, उस प्लांट से उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, 24 आवर्स उन्हें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उन्होंने एक प्लांट लगाया हुआ है छोटा सा, और उससे वो उसको कर सकते हैं उनके पावर, तो दे कैन यूज इट। लेकिन द ड्रॉबैक इज दैट द वुड मे स्प्लिट उसमें, क्योंकि वो अनइक्वल ड्राइंग होगी, उसकी वजह से एक जगह पर ड्राई हो रही है, एक जगह पर उसमें प्रेशर है, उसमें वो है, तो वहाँ श्रिंकेज हो रहा है एक जगह पर। श्रिंकेज होने की वजह से, अनइक्वल ड्राइंग होने की वजह से उसके अंदर स्प्लिट यानी उसमें क्रैक्स आ सकते हैं। आगे अब हम जब जाते हैं प्रिजर्वेशन, अब हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया कि सीजनिंग भी कर ली हमने, उसको ड्राई और वेट रॉट से बचाने के लिए और बाकी चीज़ों से बचाने के लिए। लेकिन ड्राई और वेट रॉट से आप उस वक्त तक नहीं बचा सकते उसको प्रॉपरली जब तक कि आप उसके ऊपर कोई केमिकल्स या कोई और चीज़ प्रिजर्व करने के लिए नहीं लगाते। अब वो जो आपने लगानी है चीज़ें, केमिकल्स और अदर थिंग्स, या हम लोगों ने लगानी है, तो प्रिजर्वेशन इज प्रोटेक्शन ऑफ टिम्बर फ्रॉम अटैक ऑफ इंसेक्ट्स एंड इंटरनल डिके, और परफेक्ट सीजनिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ टिम्बर प्रिजर्वेशन। अगर आप सीजन उसे प्रॉपरली करेंगे तो वो प्रिजर्व हो जाएगा। अब आप उसको सीजनिंग तो आपने कर ली, फिर भी आप मिसाल के तौर पर आपने उसको जी सलाम,
यार मेरी अभी वो क्लास जारी है, 10-15 मिनट और लगेंगे ना, 15-20 मिनट और लगेंगे, फिर उसके बाद खत्म होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। अच्छा, इसमें मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन में टारिंग है, चारिंग है, पेंटिंग है, क्रोस्टिंग है, एसक्यू ट्रीटमेंट है, और उसके बाद फायर प्रूफिंग है। तो ये मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आप प्रिजर्वेशन के लिए उसे करते हैं। उसमें टारिंग क्या है कि आप कोल टार जिस तरह है उस तरह के टार को आप लेते हैं। टार क्या है भाई? प्रोडक्ट ऑफ द केमी ऑफ द डिस्टिलेशन ऑफ द कोल। इसको उसमें एक दो चीज़ें मिलती हैं, एक आपको गैस मिलती है, एक आपको टार्स मिलते हैं, और आपको कोयला भी अलहदा हो जाता है। तो वो जो आपको टार मिलता है जिसको कोल तार भी कहते हैं, तो उसका कोट ऑफ टार और टार मिक्सड विद पिच इज अप्लाइड, यानी वो उसके अंदर नीचे जो ऑयल्स है उसमें वो टार वगैरह मिक्स होकर, तो उसको जो है उसको आप इसके ऊपर ब्लैक से कलर का उसको लगा दिया जाता है। इसको रफ टाइप ऑफ वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर टिम्बर फेंसेज हैं, एंड ऑफ डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स के अंदर आप लगाते हैं उसे, जो वॉल्स के अंदर आपने उनको फिट करना होता है। इसके अलावा आप इनको अगर आप पुराने किस्म के गोदाम रेलवे के देखें जो कि आज से 100 साल 150 साल पहले बने थे, उनमें भी उन्होंने ये टारिंग करके तो उन बल्लियों के ऊपर वो काला सा वो उन्होंने टार लगाया होता है, उसकी वजह से वो ज़रा बच जाता है। चारिंग ये है कि उसको आप ड्राई रॉट के लिए और इंसेक्ट अटैक के लिए द लोअर एंड ऑफ द पोस्ट टू बी embedded in ground are charred. The posts are charred to depth of 1.5 centimeter over a wood fire and then quenched in water. आप उनको डेप्थ ऑफ 1.5 सेंटीमीटर तक उसको चार करते हैं, यानी उसको बड़े बड़े जो लॉग्स आपने लगाने हैं उधर, उसको आप आग के ऊपर जब करते हैं तो उसके अंदर वो उसका बैर वाला जो इलाका है वो जल सा जाता है, और जलने के बाद आप उसे कहीं आपने अगर ज़मीन के अंदर लगाना है तो आप उसमें लगाते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि उस पर जो ये वाइट एंट्स हैं यानी दीमक वगैरह वो नहीं लगती। वो सिर्फ उतने इलाके के ऊपर किया जाता है जितना आपने ज़मीन के अंदर उसे डालना है। यानी अगर आपने 2-3 1 फुट अगर या आधा फुट अगर आपने डालना है तो उसके अंदर आपने उसके ऊपर से चारिंग करेंगे। पेंटिंग एक है, आपको पता है कि पेंट जो आप कर लेंगे तो वो जो है वो करना है, लेकिन ये जो सीजन वुड है उसके ऊपर किया जाता है पेंटिंग में। व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल पेंटिंग वुड? The most important point to be kept in mind while painting a wood is that it should be properly seasoned. Otherwise, what will happen? The paint may confine sap, उसके अंदर पानी वगैरह होगा, मॉइस्चर होगा, और विच मे कॉज द डिके, वो इंटरनल डिके उसका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर ट्रैप होगा, ट्रैप होने की वजह से वो उसके अंदर जो है वो इंटरनल स्ट्रेसेस होंगे, जिसकी वजह से उसमें अगर कोई बैक्टीरियाज वगैरह हैं तो वो उसको अफेक्ट करके तो उसे तबाह कर देंगे। ये देखिए आपने ये जो एक पोस्ट है आपको सामने लगी हुई, इसको उन्होंने उसके बाहर जो है वो टारिंग की हुई है, और इसके नीचे वाले इलाके के ऊपर जो है वो चारिंग कर सकते हैं। जिस तरह इस जगह पर इसके नीचे वाले कुछ जलाकर अगर आप डालेंगे मट्टी में या किसी जगह पे कुछ चारिंग होगी, इसको आप ये आपके सामने पोस्ट इस तरह लकड़ी की पोस्टें वगैरह बनाते हैं तो उसको जो ज़मीन में डाला जाता है उसको टर्माइट से बचाने के लिए किया जाता है। सीआर साहब आप काइंडली लोगों की जो है ना अटेंडेंस ले लीजिए। दोनों सीआर से रिक्वेस्ट है कि वो आप दोनों जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी आप अटेंडेंस ले लें, ठीक है जी। हेलो, कह रहा था मैं डॉक्टर के पास हूँ, मैंने अटेंडेंस लगा ली है अपने सेक्शन ए की। अच्छा, और बी वाले कौन है सीआर? बी सर वाले वो उज़ैफा भाई हैं, उज़ैफा। उन्होंने कर ली है? यार ये हमेशा ही ढीला आदमी ये नहीं लगाता प्रॉपरली। सर
शायद पता नहीं शरियार ने ले लियो। अब ये कंफर्म नहीं, उसने ये बताया था मैंने वैसे अटेंडेंस ले लिया है तो सर को बता दीजिएगा। अब मैं डॉक्टर के पास हूँ, अब उसने ये नहीं बताया मैंने सेक्शन ए की ली है या सेक्शन ए बी दोनों की ली है। अच्छा, उन्होंने ले ली होगी, फिर उससे पूछ लें। अच्छा, आगे फिर हम चलते हैं। क्रोस्टिंग है, क्रोस्टिंग है, क्रियोसोट ऑयल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रिजर्वेटिव मटेरियल ट्रीटमेंट where dark color and odor do not make products too objectionable, क्योंकि इसका एक क्रोस्टिंग जो क्रोस्टेड ऑयल है उसका एक अजीब सा जो है ना वो स्मेल सी होती है और डार्क कलर है, इसकी वजह से ये चीप किस्म का जो टिम्बर होगा आपका जो आपने यूज़ करना है उसके लिए भी यूज़ हो सकती है, वैसे भी यूज़ होती है अगर आपने बड़े बड़े लॉग्स पे हैं उनको किसी जगह पे तनों को लगाना है फेंसेस पे और जगहों पे तो उधर। इट इज़ अप्लाइड अंडर प्रेशर ऑफ 9 bars एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, थोड़ी देर तक आ जाए 15 जी 20 मिनट तक आ जाए क्लास में। तो it is applied under pressure of 9 bars and at a temperature of 50 degrees centigrade. Cross preserve timber from rot and insect attacks. It is usually employed for piles, poles and railway sleeper. पाइल्स जो है वो आप सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अंदर पढ़ेंगे, ये वो पाइल्स को आप जाके सर्च भी करें। पोल्स के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि पहले ज़माने में पोल्स लकड़ी के बनाए जाते थे और रेलवे स्लीपर जो ज़मीन के अंदर गाड़े जाते थे, जो आजकल कंक्रीट के और स्टील के स्लीपर्स होते हैं, यानी जिनके ऊपर ट्रेन की पटरी गुजरती है उसके नीचे बत्ते रखे जाते थे। पहले उन बत्तों को के ऊपर भी क्रोस्टिंग यानी उन पर कलर किया जाता था। तो एसक्यू ट्रीटमेंट ये है कि ये एक पाउडर एसक्यू एक पाउडर फॉर्म के अंदर होता है, ये इसका एक सोल्यूशन प्रोड्यूस किया जाता है 6 पार्ट्स पाउडर को 100 पार्ट्स बाय वेट ऑफ द वाटर, यानी 6% उसको हम डाल के उसके बाद आप क्या करते हैं, द सोल्यूशन इज स्प्रेड ऑन द टिम्बर। उसको जो आप करते हैं तो उसकी वजह से वो एसक्यू ट्रीटमेंट जो है वो हो जाती है। तो ये जो एसक्यू है ये केमिकल होता है कंटेनिंग हाइड्रेटेड आर्सेनिक, पेंटॉक्साइड, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम डाई क्रोमेट। तो इन 3 चीज़ों से जो एसक्यू है वो एक पाउडर बनता है, उसको बनाकर तो उसको फिर रख लिया जाता है, उसके बाद उसको पानी में मिक्स करके उस पर लगाया जाता है तो वो भी आपके टिम्बर को प्रिजर्व कर लेता है। फिर एक फायर प्रूफिंग है, द टिम्बर is made fire resistant by soaking in NH4, SO4, NH3Cl, NH4PO3, NaAs और ZnCl। तो जिंक क्लोराइड और मुख्तलिफ किस्म की केमिकल्स जो हैं इनके अंदर इसको डाला जाता है तो उसकी वजह से उसको जो है वो फायर प्रूफिंग जो है वो उनकी की जाती है। आगे प्रिजर्वेटिव्स कौन से हैं, टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव, ये ऑयल टाइप प्रिजर्वेटिव है, वाटर सॉल्युबल प्रिजर्वेटिव है, सॉल्वेंट ट्रीटमेंट है, एसिटिक एनहाइड्राइड ट्रीटमेंट है। ये मुख्तलिफ किस्म की ट्रीटमेंट है जो कि मुख्तलिफ किस्म की जो लकड़ी है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ऑयल टाइप प्रिजर्वेटिव जो है उनको अप्लाई किया जाता है एक्सपोज टिम्बर पे, ये अनप्लेजेंट स्मेल देते हैं, टिम्बर कैन नॉट बी पेंटेड, फॉर एग्जांपल क्रिसोट, सोलिंगम, कार्बोलिनियम, ये मुख्तलिफ किस्म की जो ऑयल बेस्ड प्रिजर्वेटिव हैं वो जो आप कर देते हैं उसके अंदर पेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उसे पेंट नहीं करते, लेकिन इसका अनप्लेजेंट स्मेल उस वक्त होती है, उसके बाद में जो है ना वो आपसे जिधर आपने यूज़ करना है वो करते हैं, जिस तरह आपको पहले बताया कि स्लीपर्स वगैरह। वाटर सॉल्युबल प्रिजर्वेटिव के अंदर आपको बताया था कि जिंक क्लोराइड, जिस तरह पहले आपको बताया, बोरिक एसिड, और इनको अप्लाई किया जाता है इनसाइड लोकेशंस के ऊपर जहाँ आपने यूज़ करना हो ना टिम्बर को, उस जगह पर उन टिम्बर के लिए यूज़ किया जाता है। प्रिजर्वेटिव जो है 6 पार्ट्स ऑफ पाउडर एंड 100 पाउंड बाय वेट ऑफ दी वाटर जो है उसको मिक्स किया जाता है और उसके बाद उसको उन चीज़ों पर उस टिम्बर के ऊपर लगा दिया जाता है।
एक और सॉल्वेंट ट्रीटमेंट, ये कंसिस्ट ऑफ टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड्स एज पेंटाक्लोरोफिनेल, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी जो जिसको कहते हैं। आजकल डीडीटी जो है वो नॉर्मली उन जगहों पर जिधर आपने खाना पकाना करना है या जिधर आपके बच्चे खेलते हैं उन जगहों के ऊपर इसको यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि डीडीटी जो है वो कई दफ़ा इसका पाउडर जो है वो सांस में जाके तो दमे की और प्रॉब्लम्स भी कर देती है। इसी तरह कॉपर नेफाथिनेट जो है, तो दीज आर डिजॉल्व इन केरोसिन स्पिरिट एक्स्ट्रा। इसको डायरेक्टली आप डालें अगर किसी जगह पर तो उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए इसको पहले केरोसिन या स्पिरिट में इनको हम डिजॉल्व करते हैं। उसके बाद आप टिम्बर जिधर भी है उसके ऊपर आप पेंट करते हैं, वैक्स करते हैं या उसे पॉलिश, तो उसके बाद जो है द ट्रीटेड टिम्बर कैन बी पेंटेड, वैक्स्ड और पॉलिश्ड। जब आप इसको उसके ऊपर लगा देते हैं उसमें चला जाता है, फिर वो ड्राई हो जाता है, तो वो जो केमिकल्स हैं वो उसमें चले जाते हैं। उसे ड्राई प्रॉपरली करने के बाद उसके बाद फिर आप उसे पेंट या वैक्स या पॉलिश करेंगे, वरना उसमें रॉट बन सकता है, यानी उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एस्टिक एनहाइड्राइड ट्रीटमेंट, ठीक है। अब हम जाते हैं किस पे, एसिटिक एनहाइड्राइड ट्रीटमेंट। इट इज यूज्ड फॉर विनियर, plywood and light lumbers, protection against decay by acetylation. They are treated with acetic anhydride vapor, which minimizes swelling and improves resistance to decay and attack by insects. असल में बाकी जब आप उसमें सॉल्वेंट ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे तो नॉर्मल सॉल्वेंट ट्रीटमेंट में ये कि जब आप उसे पानी या और इस तरह की चीज़ें लगाते हैं तो उससे जो विनियर्स हैं, विनियर्स अब हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो जो ट्री है उसके ऊपर से पतला से एक लेयर उतारी जाती है, जो कि आप उन पत्तों को बाद में ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद आप उसे सस्ती किस्म की लकड़ी के ऊपर लगाया जाता है, तो महंगी किस्म की लकड़ी के परतों को जिनके ऊपर ग्रेन्स वगैरह आपको नज़र आते हैं। अब उसका बेनिफिट ये होता है कि वो लकड़ी नीचे और होती है, सस्ती होती है, उसके ऊपर आप जब विनियर्स लगा देते हैं तो आपको इस तरह से इफेक्ट आता है जिस तरह काफ़ी महंगी किस्म की लकड़ी है। तो वो जो महंगी लकड़ी का जो आपको इफेक्ट और फीलिंग है वो आपकी कॉस्ट एक तो कम कर देता है, लेकिन उसको जब आप ट्रीट करते हैं पानी वाली किसी चीज़ से तो उससे एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो फूल सकती है, इसलिए उसको एसिटिक एनहाइड्राइड ट्रीटमेंट से जब आप करते हैं उसे ट्रीट, तो उससे उसकी स्वेलिंग या उसका फूलना वगैरह कम हो जाता है, और डिके से उसको अटैक बाय इंसेक्ट से भी उसको बचाव हो जाता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि विनियर्स को और प्लाईवुड जो है उसको अगर, और लाइट लंबर्स को ट्रीटमेंट उसके लिए किस की जाती है, तो आप कहेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड ट्रीटमेंट जो है वो की जाती है। अब ये ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं, टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव ट्रीटमेंट। जिस तरह आपको पहले बताया, ये मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट प्रोसेस, सरफेस एप्लीकेशन है, कुकिंग ट्रीटमेंट है, और हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस है। तो ये आप सारी चीज़ें जो हैं ट्रीटमेंट प्रोसेसेस वगैरह, ये और बाकी चीज़ें, ये सारे आपको मैंने, और वुड प्रोडक्ट्स हैं, ये वुड प्रोडक्ट में विनियर्स हैं, प्लाईवुड है, उसके एडवांटेजेस के हैं, और उसके बाद जो है
इसकी किस तरह से बनता है प्लाईवुड, कोल्ड प्रेसिंग है और हॉट प्रेसिंग से होता है, इसकी तस्वीरें हैं। ये सारे नोट्स मैंने आपको भेज दिए हुए हैं, आप इसे पढ़ें तो हम इंशाल्लाह ताला ये लेमिना बोर्ड, ये सारी चीज़ें एक अगले वीक में हम इंशाल्लाह ताला, या मेरा ख्याल है कि कल या परसों में एक रख लेंगे, जिसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी बता दूंगा, और उसके बाद ऑर्डिनरी साइन, टेंजेंशियल साइन, रेडियल साइन, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, और कॉमन मार्केट फॉर्म्स भी। तो आप ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये पढ़ के आएँ ताकि इसको हम कंप्लीट करें। ठीक है जी। यस सर। ओके सर। तो ये आज का लेक्चर जो है ये आपको मैंने कहाँ तक पढ़ाया है? मैंने आपको पढ़ाया है इसको स्लाइड नंबर 43 तक, ठीक है। तो बाकी का आप इससे आगे जितनी भी स्लाइड्स हैं ये सारी आप खुद पढ़ें। तो उसके बाद फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला कल जो है आपके सीआर से बात करके, तो कल का एक टाइम रख लेते हैं ताकि हम इसको कंप्लीट कर दें, और आगे भी कुछ और जो चीज़ें हमने पढ़नी है वो हम पढ़ लें। ठीक है जी। ये लेक्चर जो है ये पूरे का पूरा ये मैंने आपको भेज दिया हुआ है, तो आप काइंडली इसको देख लें। ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग अब स्टॉप करने लगा हूँ।